पूरी दुनिया में नंबर 1 सेना कौन से देश की है और भारत का पोजीशन कहाँ है? अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑब्वियसली अमेरिका तो नंबर 1 पे है। और आपको हैरानी होगी कि कमिटमेंट और जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट। हमारे कमांडोज जाके कम्पीट जब करते हैं तो दे फेयर बेटर देन द अदर्स। लेकिन आए दिन हम सुनते आते हैं कि पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया सीज फायर का। तो आज भी ये लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए था इंडिया से मिला नहीं, और हमारी एग्जिस्टेंस को अगर खतरा है तो वो इंडिया से। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जब वो टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं। मेरी वहां प्रॉब्लम है, मेरी कन्वेंशनल लड़ाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हम महाभारत में भी युद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक नियम है कि आप सुबह जब शंखनाद होगा उसके बाद ही लड़ाई शुरू करेंगे। कि ऑपरेशन सिंदूर में रात में हमने मिसाइल दागे थे उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। तो ये क्या नियम के अंदर आता है या ये नियम ब्रेक किया जा सकता है कि कैसे? मैंने कश्मीर में भी काम किया, मैंने राजस्थान में भी काम किया, मैंने अरुणाचल के बॉर्डर पे भी काम किया। आप गुंडे नहीं हो, आप जो गैंग वॉर वाले लोग हैं आप वो नहीं हो। यू आर अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने कश्मीर में रात को हथियार लेके अपने साथ में सोता था और टेररिस्ट आया तो सबसे पहले अगर कहीं से फायरिंग शुरू हुई तो सबसे पहले अपने हथियार लेके हम बाहर निकल के देखते थे कि कौन है, और अगर सामने दिख गया तो उसको शूट कर देते थे। तो वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट अलग था। तो जो आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो ये कहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता होगा ऑफिसर्स को कि पर्सनल वैल्यूज और ऑर्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता होगा। हम आते उसी सोसाइटी से हैं जो सोसाइटी जो फौज के बाहर भी है, तो वहां से हम कुछ बिलीफ लेके आते हैं। हर रिलीजन की, हर धर्म की, हर सोच की वहां पे इज्जत की जाती है। आज की डेट के जो बच्चे होते हैं तो इनमें क्या आर्मी को लेकर अलग व्यू है उनका? फ्यूचर आज का और आगे का इन्हीं जनरेशंस का है, मेरा नहीं। आपको हैरानी होगी, स्कूल कॉलेज के टॉपर रिजेक्ट हो जाते हैं। 60% वाला आदमी, 55% वाला आदमी जो होता है वो पास हो जाता है। क्योंकि हर जगह हमें आपको तो यही सिखाया गया ना कि 95% वाला जो होता है उसको पहले काम मिलेगा। तो भैया मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत गलती कर रहे हो, मत आओ। हमने इंडियन आर्मी के ऊपर कई फिल्में देखी हैं और इंडियन आर्मी को हम सिर्फ एक पिक्चर की लेंस से देखते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर के डिटेल्स और रियलिटी को जानने की कोशिश की है हमने इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हमने इंडियन आर्मी में कैसे एंट्री पा सकते हैं, कौन एंट्री पा सकता है और कैसे इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं और हमारे देश के लिए वो कितनी कुर्बानियाँ करते हैं। कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि इंडियन आर्मी कितनी एट पार है सारे बाकी देशों के आर्मियों के साथ। हमारी आर्मी के क्या वैल्यूज़ हैं, इनसे इवन हमें अपने जीवन में सीख मिलती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और आर्मी को क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए। पूरा एंड तक देखिए पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें एसएसबी क्लियर करने के एक महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है एंड में। लेकिन पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए एंड तक बने रहिए। आज हमारे साथ एक आर्मी वेटरन जुड़े हैं, कर्नल विनीत देव। इन्होंने अपने लाइफ के 28 साल आर्मी को सर्व किए हैं और इसमें सियाचिन और कश्मीर जैसी जगहों पे भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं। हम और आप जैसे लोग सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करती है और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये सब जानते नहीं हैं। आज की पॉडकास्ट में ये सब जानेंगे, लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और बेहतर गेस्ट बुलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। कर्नल साहब, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, उसके कितने अंग हैं? मतलब हम नौसेना जानते हैं, स्थल सेना जानते हैं, तो ये कितने अंग हैं? डीएसएफ है, बाकी है, तो ये क्या क्या है? अगर आप बात करें डिफेंस फोर्सेस की, तो अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो बेसिकली उसके 3 जो आप अंग बोल रहे हैं वो है बेसिकली आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, राइट। आर्मी जो होती है उसको आप थल सेना बोलते हो। एयरफोर्स, यू नो, दे बेसिकली आर द किंग्स ऑफ द एयर, एंड नौसेना तो इट्स बेसिकली द नेवी। ये है आपकी जो डिफेंस सर्विसेज हैं। बट इसके अलावा भी देर आर अदर सर्विसेज, राइट, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, या हम बोलते हैं जैसे बीएसएफ है। अब बीएसएफ का एक रोल है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आर्मी की तरह नहीं होती, बट दे आर पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। जहां हम लड़ाई लड़ते हैं तो बीएसएफ का भी रोल होता है, वो फ्रंट लाइन पे रहते हैं। उसके बाद में जब लड़ाई लगती है तो वो
हमारे साथ मर्ज कर जाते हैं, हम आगे जाते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, काम करते हैं। वो बेसिकली ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये हमारे जितने वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये जितने वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पे ये लोग डे नाइट, जब हम लोग डिप्लॉयड नहीं होते आर्मी में, जब हम आगे नहीं होते, तो डे नाइट साल में 365 दिन ये हमेशा पोस्ट पे ही रहते हैं। ये बने ही इस वजह से हैं। इसके अलावा जैसे दूसरी फोर्स है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो ईस्टर्न बॉर्डर्स के साथ लगते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही डिप्लॉयड होती है जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हाँ जी, जैसे बीएसएफ डिप्लॉयड रहती है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं असम राइफल्स। अब असम राइफल्स जो है, ये बेसिकली खड़ी की गई थी फ्रॉम दी असम के जो ट्रुप्स हैं, जो लोग वहाँ के हैं, तो लोकल हैं, उनसे ये एक अलग से फोर्स खड़ी की गई थी। बट असम राइफल बाय एंड लार्ज अब जो है वो इन द सेंस दैट उसकी जो लीडरशिप है वो आर्मी से भी जाती है। मतलब वहाँ जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं असम राइफल्स के, अब वो आर्मी से भी होते हैं। तो उनका बेसिक काम है ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉयड रहना। तो इस तरह से ये कई बाकी फोर्सेस भी हैं आर्मी के अलावा जो हमारे साथ में लड़ाई लड़ती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब जो हैं, इट इज़ नॉट एसेंशियल कि ये लड़ाई के दौरान पीछे आ जाती हैं या ये लड़ाई के दौरान रहती नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे साथ लड़ते हैं। साल में तो 365 दिन रहते ही हैं, क्योंकि इनके पास में जो खबर होती है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, और जो जिस तरह से ये दुश्मन को जानते हैं, बिकॉज ये दुश्मन के सामने रहते हैं रोज़, सुबह शाम, रात दिन, तो ये उनकी हैबिट्स को, उनके रूटीन को और ये सब चीज़ अच्छे से जानते हैं। तो इनसे जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है पीस टाइम में भी और लड़ाई में भी बहुत वैल्यूएबल होती है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ में ये जो, लड़ाई लेकिन लड़ती हैं हमको आर्मी के शहरों साथ। में कभी कभार कुछ कमांडो यूनिफॉर्म्स में कोई लोग जो दिखाई देते हैं, कभी कोई कर्फ्यू लग जाता है या कोई बड़ा कोई नेता आ रहा होता है या कुछ इवेंट हो रही होती है, उसमें जो फोर्सेस दिखते हैं वो कौन कौन होते हैं एग्जैक्टली? ओके, तो ये बेसिकली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, जिसको हम CAPF बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो इसमें आपके जैसे रैपिड एक्शन फोर्स आ गई, RAF हो गया, रैपिड एक्शन फोर्स हो गई। अभी आपको याद होगा मुंबई में अटैक हुआ था जब ताज होटल के ऊपर, हाँ, 26/11 का। तो उस टाइम पे जो इनिशियल फोर्सेस थी वो बेसिकली आपकी जो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती हैं फोर्सेस, जैसे RAF थी, बॉम्बे पुलिस थी, इस तरह से बाकी वो फोर्सेस थी। बाद में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स आई थी जो रात को यहाँ से जहाज में बैठ के गई थी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG। तो ये एक अलग से ये बेसिकली एक कमांडो फोर्स है। NSG एक कमांडो फोर्स है जो आर्मी और जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से बेस्ट आदमी ड्रॉ किए जाते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है, और इनके बेसिकली 2 काम होते हैं, एक तो काउंटर टेररिज्म और एक काउंटर हाईजैकिंग। तो ये 2 यूनिटें हैं, इस तरह से दोनों यूनिटें काम करती हैं। तो मुंबई में बेसिकली आपके पास में काउंटर टेररिज्म की जो फोर्स थी वो दिल्ली से फ्लाई करके गई थी, जिसमें हमारे एक ऑफिसर थे, वो शहीद भी हुए थे। और बाद में फिर आपने देखा होगा बहुत कुछ आया था उस टाइम पे, लॉट ऑफ न्यूज़ विच केम अप, तो NSG को बुलाओ, NSG को बुलाओ, NSG क्यों नहीं आई अभी तक। तो ये एक स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो दिल्ली में जो मिनिस्टर्स को स्टेशन है। सिक्योरिटी देते हैं, ये भी अलग फोर्स है कि इन्हीं आर्मी में से कोई जाता है? नहीं, ये हम आर्मी के जो मिनिस्टर्स को या जो आपकी VIP सिक्योरिटी होती है वो NSG या हमारे में से नहीं जाती है। ये बेसिकली जो आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उसमें से कुछ लोगों को स्पेशली ट्रेन किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू मिनिस्टर्स, या जो VIP सिक्योरिटी होती है वो अलग लोग होते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज एज सच। जब कोई यंग बच्चा सोचता है आर्मी में जाऊं, तो एक जनरल टर्म सोचता है आर्मी,
लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मैं एनएसडी में जाऊं कि मैं बीएसएफ में जाऊं। तो ये जो उसका डिस्टिंक्शन हो जाता है कि तुम इधर जाओगे या उधर जाओगे, ये बाद में आर्मी में आने के बाद होता है कि पहले से ही अगर मुझे जाना है, जो भी मुझे जाना है, यानी कि जो यंग बच्चे हैं जो 12th कर रहे हैं, तो पहले से एम रखना है कि मुझे बीएसएफ जाना है कि आर्मी में जाना है, फिर अपने आप चूज़ होता है वो सब। देखिए, मैं आपको बहुत सीधे तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो आज के जो बच्चे हैं ना, वो आपसे और मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। ठीक है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, शायद ये आपको नहीं पता, तो इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बता देता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं उनको ये इसका सवाल का जवाब मालूम है। ऑलराइट। तो बेसिकली क्या है कि जब डिफेंस सर्विसेज में आप जाने की बात करते हो, तब आप बेसिकली उसके लिए कुछ एग्जाम्स हैं, आपको वो एग्जाम देने पड़ते हैं या कुछ एंट्री क्राइटेरिया है, और ये बेसिकली आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो उसमें बेसिकली आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने की बात करते हो। लेकिन आप जब बीएसएफ में या बाकी भर्ती की बात करते हो, जैसे सीएपीएफ है या और हैं, आपकी रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, आरपीएफ है या ये हैं, इनके लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं और ये सब आपके होम मिनिस्ट्री के नीचे होते हैं। ओके, सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री और इनके एग्जाम्स अलग से होते हैं। हमारे जितने एग्जाम्स होते हैं वो सब यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। तो वो एग्जाम जो होते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए होते हैं। अब जब आप यूपीएससी से एग्जाम एक बार दे लेते हो और आप ये डिसाइड करते हो कि आपने आर्मी में जाना है कि एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, ये आप डिसाइड करते हो। तो उसके बाद में सपोज आप आर्मी में आ गए। अब आर्मी में आपने कहाँ जाना है, ये हमें जब ट्रेनिंग होती है उसके बाद में हमें पता लगता है कि ओके, अब हम आर्मर्ड कोर में जाएंगे जो टैंक चलाते हैं, या हम आर्टिलरी में जाएंगे जो बहुत दूर से मिसाइल फायर करते हैं, या हम इन्फेंट्री में जाएंगे जिसको आप बोलते हैं कि पैदल सेना है, जिसको हम क्वीन ऑफ द बैटल भी बोलते हैं। तो ये हमें पता लगता है बाद में। या हम इंजीनियर बनेंगे आर्मी में, या हम मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे बाद में, या हम सिग्नल्स में जाएंगे जो बेसिकली हमारे रेडार्स देखते हैं, हमारी सिग्नल कम्युनिकेशन देखते हैं, या उसमें जाएंगे। तो ये हम बाद में देखते हैं। अब हम ही में से कुछ लोग जो हैं वो जो फिजिकली अपने आप को समझते हैं कि ठीक है, हम कमांडो रोल में जाना चाहते हैं, बेसिकली वी वांट टू गेट इनटू द रोल्स ऑफ कमांडोज, तो उनका सिलेक्शन फिर अलग से होता है, उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। वो फिर चले जाते हैं सपोज एनएसजी में, या वो चले जाते हैं स्पेशल फोर्सेस में, जिसको हम एसएफ बोलते हैं, पैरा फोर्सेस बोलते हैं, पैरा कमांडो बोलते हैं। तो वो फिर अलग स्पेशल फोर्सेस में ऐसे लोग चले जाते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक बार जब आप आर्मी में चले जाते हो तो उसके बाद में होता है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मज़े की बात यह है कि एयरफोर्स में जब आप जाते हो तो उसमें भी आपके पास में दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप पायलट बनते हो या आप नॉन फ्लाइंग रोल में जाते हो। अगर आपने पायलट बनना है तो पायलट के लिए आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं PABT, पायलट एप्टीट्यूड बेसिक टेस्ट। आपको वो टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना पड़ता है। आप जब वो टेस्ट क्लियर करते हो तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। अब आप ट्रेनिंग के बाद आपको पता लगता है कि आप फाइटर पायलट बनोगे, कि आप हेलीकॉप्टर पायलट बनोगे, कि आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पायलट बनोगे। वो ट्रेनिंग आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली इसके बाद अब आप नेवी में जाते हो, तो आप जब नेवी में जाते हो तो वहां पर भी अलग ऐसे ही होता है। आप डिसाइड करते हो कि आप नेवल पायलट बनोगे, कि आप बेसिकली जिसको हम मरीनर बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं नेवल ऑफिसर है। तो आप क्या डिसाइड करोगे? तो अगर आपने पायलट बनना है तो उसके लिए आपको पायलट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आप जब नेवी में गए तो आप उसके बाद में आप किस शिप पे रहोगे? आप फ्रिगेट पे रहोगे, कि आप नॉर्मल शिप पे रहोगे, कि आप ग्राउंड ड्यूटी पे रहोगे, कि आप सबमरीन में जाओगे? ये सब आपकी ट्रेनिंग के बाद और आपकी परफॉर्मेंस के बाद में आगे आगे सब पता लगता जाता है। इसमें मुझे बाद में पता चलेगा इतना ये क्यों है, कन्फ्यूजन क्यों है? अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यही शिप पे जाना है या यही वॉर पे, कारगिल, जैसे कारगिल था, अभी तो नहीं है, पर कारगिल पे ही मुझे ये जाना है, ऐसा मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई सीनियर मेरे लिए डिसाइड करता है? नहीं, आपकी चॉइस, अच्छा, आपकी लेकिन कंसीडर नहीं, चॉइस ज़्यादा नहीं की जाएगी। आपकी चॉइस जरूर पूछी जाएगी। नहीं, आपकी चॉइस जरूर पूछी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी ताकि आपका सिलेक्शन हो सके।
अब ऐसा नहीं है कि मैंने टिक मार दिया जी मैं तो सबमरीन पे ही जाना चाहूंगा, तो मैं मतलब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं काम कॉर्पोरेट नहीं जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपने, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको, बिकॉज जैसे अब सबमरीन है, अब सबमरीन पे बहुत ही कम लोग जा पाते हैं क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, राइट? तो आपको उस तरीके की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ट्रेनिंग के दौरान ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो सबमरीन के लिए हो जाए। अब इसी तरह से जैसे आपने नेवल पायलट बनना है, अब नेवल पायलट में भी वही है, आपने अगर फाइटर पायलट बनना है नेवी में तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस भी आपको उस तरह से ही दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये जो ट्रेनिंग जो है ना सर, इसमें मैं क्वालिफाई तो हो जाता हूँ ना, मतलब मैं कोई भी एग्जाम तो या ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट तो कर ही सकता हूँ, मैं उसमें पास होता हूँ या नहीं, या मुझे कोई सिलेक्ट करता है कि नहीं, वो अलग बात है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब आप आते हो तो आपको ऑफर किया जाता है, ऑप्शन दी जाती है। सपोज आपने फ्लाइंग ब्रांच नहीं चूज करी है तो आपको ऑफर दी होता है कि ठीक है आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कोर्सेज होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंगली आप ऑफर कीजिए, लेकिन उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, कोर्सेज होंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो सब एग्जाम होंगे आपके। तो मज़े की बात यह है कि लोग बहुत सोचते हैं कि आसान है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाना, लेकिन मैं आपको एक बात मैं आपके व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगा, जो यूनिफॉर्म है उसका एक चार्म होता है और लोग आधे से ज़्यादा टाइम जो होता है वो यही सोच के जाते हैं कि यूनिफॉर्म का एक चार्म है ना। लेकिन असली बात यह है कि यूनिफॉर्म के साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोगों को उसके बारे में बिल्कुल आइडिया है ही नहीं, और आज बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं एसएसबी में रह चुका हूं और आज भी मैं एसएसबी में बच्चों को कोच करता हूं और उनको हेल्प करता हूं ताकि वो एग्ज़ाम वगैरह अपने पास कर सकें, एसएसबी पास कर सकें। तो जब मैं उनसे पूछता हूं ना कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हो, तो कोई भी, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कह पाते हैं कि सर मैं लीडरशिप रोल में काम करना चाहता हूं, या मैं लीड करना चाहता हूं, या मैं सर्विस करना चाहता हूं, मेरी ओरिएंटेशन सर्विस की है। आमतौर पे यही होता है, मुझे लड़ना है, जाके गोलियां दागनी है। यूनिफॉर्म अच्छी है, मौका मिलेगा तो बस जाके हम बंदूक से ये पिक्चरों ने आपके जो है ना मुंबई में, इन्होंने बॉलीवुड ने बहुत हालत खराब कर अब रखी है। इस पूरे जो आपकी हायरार्की है डिफेंस की, हम सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, हम जो जूनियर सेलर्स जो नीचे से आते हैं, या आर्मी में जो सूबेदार या जो नीचे के कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो आप इनके भी भर्ती के लिए या जो अंदर आते हैं, तो ये क्या रहता है? मतलब नेवी में क्या डिस्टिंक्शन रहता है? क्या मिनिमल पासिंग क्राइटेरिया है कि आप अगर इतने मार्क्स से हैं तो आप मतलब जो भी है सेलर के जैसे जा सकते हैं, और ऑफिसर के जैसे जाने के लिए आपको क्या एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे? ओके, तो ऐसा है कि जो आप दो कैटेगरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, आप ऑफिसर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपने एनडीए के थ्रू जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपके पूना में है, खड़कवासला में, तो उसके लिए किसी को भी 12th पास होना ज़रूरी है, 12वीं पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद में उसकी फिर 3 साल पूना में ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल जो है आईएमए की, उसकी आर्मी के लिए ट्रेनिंग होती है जो देहरादून में होती है। तो उसकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है और उसको उस ट्रेनिंग के दौरान ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद में आप जब आर्मी में आ जाते हो तो फिर उसके बाद अब आप इंजीनियरिंग की डिग्री भी कर सकते हो, सो वो भी एक अलग से है। अब अगर आपने एनडीए के थ्रू नहीं आना है और आपने उसके बाद में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अब आप टेक्निकल ग्रेजुएट भी हो सकते हो, और आप जो नॉर्मल, जैसे आपने बीए किया या बीकॉम किया, तो आप वो भी आप हो सकते हो। और उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो कुछ एक एंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर बीटेक किया है, आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, तो कुछ एंट्रीज हैं आर्मी में, जैसे टेक्निकल एंट्री है, ये ऐसी एंट्रीज हैं, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा एसएसबी में आ सकते हो। तो ये तो बेसिकली ऑफिसर्स का हो गया।
अब जब आप आते हो जवान भर्ती होते हो, तो जब आप जवान भर्ती होते हो तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है ये अलग होती है. दिस रिक्रूटमेंट हैपन्स इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. जैसे अब पंजाब में है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट की रैली होगी, वहाँ पे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि अब रिक्रूटमेंट है, तो बहुत सारे फिर लोग आएंगे. उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, राइट. बट आपको मैं हैरानी की बात बताऊंगा कि आज हमारे पास में जो जवान आते हैं वो ग्रेजुएट भी होते हैं और वो हो सकते पोस्ट हैं। ग्रेजुएट भी आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं. आजकल तो बहुत पहले ज़माना फ़र्क था. जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी 1980s में, तो उस टाइम पे कोई मतलब मुश्किल से कोई एक या दो कोई आपके पास में ग्रेजुएट जवान आता था. आज की डेट में आपके पास में मोस्ट ऑफ दी जवान ये सब ग्रेजुएट होते हैं. तो उनके लिए फिर सिलेक्शन प्रोसीजर अलग होता है. उनका फिजिकल टेस्ट होता है पहले, फिर उसके बाद उनका रिटन टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ से सिलेक्शन होता है. तो मिनिमम आपको जो है वो आपको 12वीं पास चाहिए. उसके बाद में आप एज अ जवान आप भर्ती हो सकते हो. आपने जो ये कह रहे थे कि भले आप रेडार में जा रहे हो या आर्टिलरी में जा रहे हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो आगे जाके, लेकिन मेरा ये पूछना है कि क्या सबको हर एक चीज़ करनी तो आती है क्या? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल रेडार में भी जा रहा हूँ क्या, लेकिन मुझे फील्ड पे कभी जाना हुआ तो आई एम रेडी फॉर इट, कि मेरा ट्रेनिंग उसके लिए भी होगा, या फिर नहीं आपका बाइफर्केशन हो जाता है आगे जाके और फिर आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग ही लेते हो? नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को एक बात बोलूं कि अगर आप एक बार आर्मी में आ गए और अगर कहीं ऑपरेशन हुआ, यू रेस्ट अश्योर्ड कि आप लड़ाई लड़ेंगे. भले मैं किधर भी, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो भी मेरे को लड़ाई तो जानी है. अब ये जरूरी, हाँ, अब देखिए लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बंदूक पकड़ के और बॉर्डर पे खड़े होकर ठान 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 मारना. ये खाली ये लड़ाई लड़ने का मतलब नहीं है. अब जैसे मैं आर्टिलरी में हूं, मेरी जो गन्स हैं 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पीछे बॉर्डर से खड़ी होंगी, वहां से फायर करेंगी और 30 किलोमीटर दुश्मन के इलाके के अंदर. तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा गनर है, जो आर्टिलरी की गन के पीछे खड़ा है, वो बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ाई कर रहा है. कोई जरूरी नहीं है. अब जैसे सिग्नल वाला है या मेरा इंजीनियर है, सिग्नल्स वाला पकड़ लीजिए. अब उसका काम क्या है? मेरी कम्युनिकेशन को ठीक रखना. तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है. वो मेरी जितनी कम्युनिकेशन है, मेरे जितने रेडार हैं और मेरी जितनी लाइंस लगी हुई हैं, वो सब जाके एस्टैब्लिश करेगा. उसको बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा, पीछे भी करेगा और वो सब करेगा. अब इसी तरीके से मेरे पास में लॉजिस्टिक्स वाला आदमी है, डॉक्टर्स है, मेडिकल्स है. हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली मेडिकल वाले हैं. अब वो मेडिकल वाले जो हैं वो एक लेवल तक आते हैं. जैसे वो एक सेक्शन हॉस्पिटल या एक एमआई रूम, जो उसको हम मेडिकल इंस्पेक्शन रूम बोलते हैं, छोटा, वो यूनिट के साथ भी आते हैं. तो उसमें एक आरएमओ होता है, जैसे रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं. तो वो क्या होता है, वो जो होता है वो बॉर्डर तक आता है. लेकिन बाकी जो मेडिकल का जो महकमा है, वो महकमा हॉस्पिटल में है, सेक्शन हॉस्पिटल में है. अब ये सब हॉस्पिटल, सेक्शन हॉस्पिटल तो जो है वो बॉर्डर पे नहीं बन सकते, क्योंकि लड़ाई हो रही है, वहाँ तो आपको सेफ्टी चाहिए. तो वो हो सकता है 40, 50, 60, 70, 80 या इवन 1000, 2000 किलोमीटर दूर वाला हॉस्पिटल भी हो. अब इसी तरह से आपका लॉजिस्टिक्स वाला आदमी है, लॉजिस्टिक्स वाला जिसने आपको राशन सप्लाई करना है, वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना. अब लड़ाई के माहौल में उसको अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन तो एस्टैब्लिश करनी है, तो वो भी तो लड़ाई लड़ रहा है. अब बात समझने की ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में, आर्मी में या किसी भी जगह पे हों, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने खड़े होकर बंदूक से ही लड़ाई लड़नी है या राइफल से ही लड़ाई लड़नी है. आप अपने काम के हिसाब से, राइट, यू आर फाइटिंग द बैटल, आप लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हो. एक और इसमें मेरे को सवाल है कि अभी आप जब ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो ये ट्रेनिंग आप कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है जाना, मतलब जो जितना सोचते हैं लोग उतना नहीं होता है. तो ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली कितनी टफ होती है? अभी धुरंधर मूवी में ना सेकंड पार्ट में एकदम लास्ट में ना एक ट्रेनिंग सेशन होता है, जब क्रेडिट्स एंड सीन जा रहा होता है तब. तो उसमें वो फाइटिंग सीन्स का ट्रेनिंग हो रही होती है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, फिर पानी में कितनी देर आप रह सकते हो, कितनी मिनट सांस रोक सकते हो, ये सब ट्रेनिंग सेशन एंड में दिखाते हैं वहाँ पे. तो कितनी टफ है? क्या ऐसी ट्रेनिंग होती है या एक्चुअल में ट्रेनिंग कुछ अलग होती है? देखिए, मैं एक्चुअली बात करूंगा आपके साथ में. आई हैव नॉट सीन धुरंधर, तो मैं कह नहीं सकता कि आप जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है. लेकिन जो ट्रेनिंग है, जैसे आप एनडीए में जाते हो या किसी जवान की ट्रेनिंग है जो उसके सेंटर में होती है,
जहाँ उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो पहली बात तो ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में 3 साल की और 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए में कर ली, या मैंने 1.5 साल की ट्रेनिंग आईएमए में कर ली तो मेरी ट्रेनिंग ज़िंदगी की ख़त्म हो गई, इसके बाद मैं कभी ट्रेनिंग करूँगा नहीं। ऐसा नहीं है। मेरी ट्रेनिंग जो है वो रोज़ होती है। ट्रेनिंग इज़ माई हैबिट। ट्रेनिंग से मुझे कंसिस्टेंसी मिलती है, ट्रेनिंग से मुझे रेपिटेटिवनेस मिलती है, ट्रेनिंग से मुझे एक ड्रिल मिलती है कि इस माहौल में, इस सिचुएशन में ये काम करना है तो इस तरह से करना है। और खाली मैं नहीं, मेरे साथ में 500 आदमी वही हैं, वो भी उसी तरीके की काम करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। तो आप अगर देखोगे तो हमारी सबकी ट्रेनिंग जो होती है, एक सपोज मैं किसी कोर्स में गया हूं तो हमारी सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होगी, एक लेवल की ट्रेनिंग होगी। लेकिन अगर हम बेसिक ट्रेनिंग की बात करोगे तो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, जैसे एक आर्मी में मैं आईएमए में गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग मिलती है। तो बेसिक फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग जो होता है वो होता है प्लेटून कमांडर के लेवल की ट्रेनिंग। अब प्लेटून कमांडर क्या होता है, उसके नीचे 30 आदमी होते हैं, जिसको आप पलटन कमांडर या प्लेटून कमांडर बोलते हो, उसके नीचे 30 आदमी होते हैं। वो एक छोटा सा ऐसा यूनिट है जिसको आप इंडिपेंडेंटली लड़ाई में लॉन्च कर सकते हो कि भैया तुम स्पेशल मिशन है या कोई मिशन है, आपने दुश्मन के अंदर जाना है, आपने क्या करना है, तो एक प्लेटून 30-35 आदमियों का आप सोचते हो कि फाइन ये हम, तो ऑफिसर जो है उसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है वो प्लेटून लेवल की ट्रेनिंग से शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो जवान होता है वो जवान की ट्रेनिंग भी करता है, एक सेक्शन कमांडर की ट्रेनिंग भी करता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग होती है। अब इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई भी होती है, आपकी टैक्टिक्स भी आती है इसमें, और साथ साथ आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। तो फिजिकल ट्रेनिंग जिसको आप बात कर रहे थे, अब फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है वो डेफिनेटली टफ है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे काम नॉर्मली लोग घर पे करते नहीं हैं, है ना। हाँ, अब वो ऐसे काम तो करते नहीं हैं, तो ये फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है ये टफ होती है। इसमें हर तरीके की ट्रेनिंग होती है आपकी, जिसमें आपका स्विमिंग टेस्ट भी होता है, आपकी फिजिकल ऑब्स्टिकल जो होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल हैं, उनको क्लियर करना भी होता है। हॉर्स राइडिंग की भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है, फिजिकल आपको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आपका स्टैमिना इंक्रीज हो, आपको भागने दौड़ने की ट्रेनिंग भी मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको आपके हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है। और बेसिक हथियार की ट्रेनिंग आपको मिलती है जब आप एकेडमी में होते हो, जैसे आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो गए आप, तो वहाँ आपको बेसिक हथियार की ट्रेनिंग देंगे। तो बेसिक हथियार आपका राइफल है, आपका मोटर हो गया जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट्री जो होती है उसका तोपखाना बोलते हैं, उसमें आप एक बम ऊपर से डालते हो और वो जाता है, तो वो 400 से 500 मीटर या 600 मीटर या 700 मीटर पे जाके फटता है, तो वो होता है। ग्रेनेड की ट्रेनिंग हो गई इस तरह से, राइफल की एलएमजी आपकी मशीन गन की ट्रेनिंग हो गई, मीडियम मशीन गन की ट्रेनिंग हो गई। तो इस तरीके की ट्रेनिंग जो होती है ये आपकी एकेडमी के लेवल पे होती है। अभी इसके बाद में जब आप ग्रेजुएट करते हो, जब आप अपनी पलटन में आ जाते हो, अफसर बन जाते हो और अपनी पलटन में आते हो, तो फिर उसके बाद में आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू होती है। अभी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में जैसे मैं आर्टिलरी का ऑफिसर हूं, तो मुझे मेरी गन के ऊपर, गन मतलब तोप, जब हम गन बोलते हैं ना तो बेसिकली क्या होता है, जो छोटा, हाँ, छोटा आमतौर पे बस गन समझते को आप वो राइफल समझ लेते हो या पिस्टल समझ लेते हो। हमारी जबान में गन जो होती है वो तोप होती है। तोप मतलब आर्टिलरी की गन। अब ये जो है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर गोला मारती है ना, और जो गोला होता है वो बहुत भारी होता है, राइट। तो अब आपने दूर से मिसाइल फेंकना है, जैसे अब आजकल आप देख रहे हो ईरान और उसमें मिसाइल फायरिंग हो रही है, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। तो इनकी ट्रेनिंग फिर हमारे, जब हम अफसर बन जाते हैं और जब हमारे जवान जो होते हैं वो पलटन में आ जाते हैं, तो फिर उनकी और हमारी सबकी एक साथ ट्रेनिंग होती है उस इक्विपमेंट के ऊपर। इसी तरीके से अब अगर कोई टैंक वाले हैं जिनके पास टैंक्स हैं, उनकी टैंक्स की ट्रेनिंग होती है, वो अलग होती है। तो उसमें खाली टैंक ड्राइविंग नहीं होती, उसमें गन की फायरिंग अलग होती है, उसमें स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। उसमें गनर होता है, वो गन ही फायर करता है सिर्फ टैंक की, और वो गन के लिए ही काम करता है। फिर उसमें टैंक ड्राइवर होता है, उसकी टैंक की ड्राइविंग की ट्रेनिंग होती है सिर्फ।
समझ में आया? तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग होती है फिर धीरे। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि एक बार आप घुस गए तो बस फिर उसके बाद में ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग आप जब तक आप फौज में हैं टिल लास्ट डे आपकी ट्रेनिंग कुछ ना कुछ चलती ही रहेगी। आपको ये बात समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, लड़ाई शायद जिंदगी में आपने एक बार लड़नी है। अब आपने अगर एक ही बार लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ाई जीतने के लिए लड़नी है ना। अब जीतने के लिए लड़नी है तो जीतने के लिए तो फिर आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग तो चाहिए। आपके पास में दोबारा हो सकता है कभी भी ना लड़े, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होनी जरूरी आपके है। पास ऑप्शन थोड़ी है कोई है कि भाई एक लड़ाई लड़नी है तो वो कुछ भी हो। भैया जीतने के लिए है। हम आज तक वो कहते हैं ना कि मर के तो कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है ना। ये आई थिंक ये कहीं डायलॉग है, मैंने सुना था। विनीत सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कर्नल साहब कि कभी कभार ऐसा भी होता होगा ऑफिसर्स को कि पर्सनल वैल्यूज़ और ऑर्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता होगा कि मेरे वैल्यूज़ कुछ कह रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स कुछ हैं, तो उस वक्त जवान क्या करता है या ऑफिसर्स क्या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक बात उठा ली है। पहली बात तो लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूज़। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो खाली हथियार के साथ में या फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती। हमारी जो पलटन की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से हम ब्रदरहुड मिल के कलेक्टिव वैल्यूज़ के लिए काम करते हैं, जो कलेक्टिव वैल्यूज़ हैं पहले हम उनको एस्टैब्लिश करते हैं। और कलेक्टिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी रेजिमेंटल रूटीन, जो रेजिमेंट का रूटीन होता है, रेजिमेंट का तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिमेंट की तरतीब। मतलब जो हमारी ज़बान है उसमें हम बोलते हैं रेजिमेंट की तरतीब। तो उस तरतीब, क्योंकि वहाँ पे अगर 1500-2000 आदमी हैं तो वो सब के सब एक तरीके की वैल्यू सिस्टम को लेके चलते हैं। और वो वैल्यू सिस्टम हमारी ट्रेडिशन से आती हैं, हमारी ट्रेनिंग से आती हैं, हमारे ब्रदरहुड से आती हैं, हमारे बडी सिस्टम से आती हैं। ये सब चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो एक तो वो वैल्यू सिस्टम है। अभी दूसरा जो होता है वो है कि हम आते उसी सोसाइटी से हैं जो सोसाइटी बाहर है इस वक्त, जो फौज के बाहर भी है। आते तो हम वहीं से हैं, तो वहाँ से हम अपने कुछ बिलीफ लेके आते हैं। मैं वैल्यूज़ नहीं कहूँगा उनको, हम वहाँ से कुछ बिलीफ लेके आते हैं, हम कुछ सोच लेके आते हैं वहाँ से। अब होता है, कई बार होता है कि आपके बिलीफ और जो आप फौज में काम कर रहे हो उसमें टकराव होता है। लेकिन आपको ये हैरानी की बात होगी, मैंने ऑलमोस्ट 30 years आई हैव बीन इन द आर्मी। वेरी रेयरली, बहुत रेयरली मैंने ये टकराव देखा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हर रिलीजन की, हर धर्म की, हर सोच की और हर तरीके के सोच की, हर बैकग्राउंड की वहाँ पे इज्जत की जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा डिफेंस सर्विसेज का जो वैल्यू सिस्टम है वो यही है कि वहाँ जो मेरे रेजिमेंट के जवान हैं, जो उनका धर्म है, राइट, वो मेरा धर्म है। अब धर्म से खाली मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सॉरी, मैं वो बात ही नहीं करता कभी। मैं जब धर्म की बात करता हूं तो मैं वो कर्म वाला धर्म की बात करता हूं। भाई उनका भी वही कर्म धर्म है, मेरा भी वही कर्म धर्म है। तो अगर मुझे उसके लिए उनके साथ में मंदिर में जाना है तो मैं मंदिर में जाऊंगा, अगर मुझे उनके साथ गुरुद्वारा साहब में जाना है तो मैं गुरुद्वारा साहब में जाऊंगा, मुझे उनके साथ अगर उनकी मस्जिद में जाना है तो मैं उनकी मस्जिद में भी जाऊंगा। तो यहां पे जब आप डिफेंस सर्विसेज में होते हैं तो आप अपने पर्सनल बिलीव्स को ऑटोमेटिकली साइड पे रखते हैं। कलेक्टिवली क्यों? आपको मैं एक बात समझा दूं, उसका रीजन ये है कि सबके लिए कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक है। ऑब्जेक्टिव एक है। अब आप बाहर देखेंगे तो हर एक आदमी की पर्सनल एस्पिरेशन होती है, पर्सनल सोच होती है, पर्सनल चाह होती है कि भाई मैं तो, मेरी चाह है कि मैं ये करूं, है ना। क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब वो ऑब्जेक्टिव्स सबके फर्क हैं। अब आपके घर के अंदर ही देख लीजिए, आपकी बहन का, आपकी सिस्टर का, आपके फादर का, आपकी मदर के, सबके अपने अपने लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जब आप फौज में आ गए, यू हैव अ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव।
और कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर आपने देख लिया और आपने ये समझ लिया कि भाई ये मेरे लिए एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो आप अपने पर्सनल बिलीव्स को साइड पर रखेंगे और आप उस कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ट्रेनिंग है और जो मॉरल वैल्यूज आपको दी गई हैं यूनिट में, आप उसको फॉलो करेंगे। एंड अक्रॉस द आर्मी मॉरल वैल्यूज और बाकी वैल्यूज भी हमारी सबकी एक सी ट्रेनिंग होती है। कर्नल साहब, अभी हमने वैल्यूज़ की तो बात की, अब हम बात करते हैं डर की। कई लोग तो होते होंगे जो डरते होंगे अलग अलग चीज़ें करने के लिए, तो ये डर पे विजय पाना होता है कि डर के साथ स्ट्रेस लेके काम करना होता है? क्योंकि आई एम श्योर कॉर्पोरेट में तो हमें स्ट्रेस होता ही है, लेकिन वो स्ट्रेस मौत का स्ट्रेस या अगेन हथियारों को हाथ लगाने जैसा स्ट्रेस तो है नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई तो शायद एक ही बार लड़नी है, तो ट्रेनिंग तो क्या है फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं, और एक्चुअल लड़ाई तो भाई दुश्मनों के साथ जो आपके ऊपर रहम करम करने नहीं वाला है। जैसे तो जब अर्जुन क्वेश्चन कर रहे थे कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र से में खड़े होके, तो वैसे कई ऑफिसर्स ऐसे अचानक ये नहीं सोचते कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये ऐसा। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, एक मैं डर या स्ट्रेस के बारे में, उसके बारे में क्या कैसे ट्रेन करते हैं आर्मी में? सर ये मेरा हाथ है, इसमें कितनी उंगलियां हैं? आप अपना हाथ दिखाइए, कितनी उंगलियां हैं? हाँ सेम। हमारी भी 5 ही है वैसे तो। ऋतिक रोशन को ही और ऋतिक रोशन छोड़ दीजिए। ये मैंने आपसे क्यों पूछा? मैंने आपसे ये इसलिए कहा, जिस तरह से आप हैं वैसा ही मैं हूं। आपको डर लगता है सर, डर मुझे भी लगता है। तो पहले तो एक मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए, और ये पिक्चरों वालों जो जो ये हॉलीवुड में बैठ के और बॉलीवुड में बैठ के इस तरह से पिक्चरें बनाते हैं, डर फियर सबको लगता है, ओके, हमें भी लगता है, लेकिन फर्क कहां है? वी आर ट्रेन्ड टू फाइट डिस्पाइट द फियर। मतलब डर के होते हुए ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, हमारी वो ट्रेनिंग है। समझ रहे? अब आपका मतलब, मैं जब बात करता हूं जो डिफेंस सर्विसेज में नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आपको ये ऑप्शन है कि ये सड़क आज इस पे बहुत ट्रैफिक है तो हम सड़क पे नहीं जाएंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा है। मेरे पास में वो ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास एक एडिशनल चीज है, और वो क्या है? वो है मेरी ट्रेनिंग। वो मेरी ट्रेनिंग मुझे ये सिखाती है दैट डिस्पाइट फियर, डर के बावजूद मुझे किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो जो सवाल आपने पूछा ना, तो भाई मैं भी उसी हार्ड मास का बना हूं जिस हार्ड मास के आप बने। मैं भी वैसे ही हंसता हूं, मैं भी वही रोटी खाता हूं जो आप खाते हैं सर, है ना? हमारा कोई फर्क नहीं है। इसमें ना मेरा एक सवाल ये है कि इस केस में भले मतलब आपकी ट्रेनिंग आप क्या फील करते हो उस वक्त, उसके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ कि इस वक्त बहादुरी काम आती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना है, वो मजबूरी काम आती है? मेरे पास उस टाइम ये सोचने का वक्त नहीं होता सर। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक अपना पर्सनल इंसिडेंट आपको बताता हूं। मैं बहुत साल पहले सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड था। अब वहां पर कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि लड़ाई हो रही थी और मैं वहां पे फायर डलवा रहा था, और मुझे टांग में आके एक गोली लगी, बुलेट लगी, और मेरी बॉडी में पास में एक आर्टिलरी का बम आके गिरा, और मेरी बॉडी में पीछे जो है वो स्प्लिंटर होते हैं लोहे के, जो जिसको आप क्या बोलेंगे अभी, बेसिकली जब बम फटता है तो उसके वो शार्पनल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो आके लगे थे। अब जब वो लगे थे तो कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली मेरी ब्लीडिंग बढ़ गई थी और मैं बेहोश हो गया था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जब मुझे होश आया तो मुझे ये समझ में आया कि जो काम के लिए मैं आया था वो काम पूरा नहीं हुआ। जहां से फायरिंग आई थी, जब तक मैं वो फायरिंग बंद नहीं करूंगा तब तक मेरा मिशन, अपना पर्सनल जो मेरा काम है जिसके लिए मुझे यहां भेजा गया है, वो मेरा काम ही पूरा नहीं होगा। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी
कि भाई वहां जहां से फायरिंग आई है वहां वो फायरिंग बंद होनी चाहिए। अब वो फायरिंग बंद होने के लिए जो भी मेरी कंडीशन थी, अब मेरे साथ जो लोग थे हमने मिल के उसके ऊपर इतना फायर डाला कि वो पूरी की पूरी पोस्ट तबाह हो गई। उसके बाद में जो मेरा हाल हुआ वो बात अलग है। मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गया ऑलमोस्ट 48 घंटे लगे थे अस्पताल पहुंचने में। उसके बाद वहां पे ऑपरेशन हुई, चंडीगढ़ में मुझे लेके जाया गया। अब ये सब हो गया और उसके लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया। अब ये जब सब हो गया ना, अब कभी कभी मुझसे जब सवाल पूछा जाता है तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि डर जो 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 आपका क्या कहते हैं बहादुरी है, जो आपने बात उठाई, बहादुरी और बेवकूफ़ी, इसमें बहुत थिन लाइन है। देखिए, अब अगर मैं मर जाता वहां पे या मेरे साथ में मेरा ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता तो लोग कोई बोलता यार बेवकूफ आदमी था यार, आगे चला गया और कुछ फायदा भी नहीं किया। अरे तू नहीं करता तो कोई और कर लेता, है ना। वहां पर बाकी लोग भी तो थे मेरे साथ में। मेरा 2IC भी था, जो मेरे साथ एक और था, वो भी आर्टिलरी फायर डाल सकता था, वो भी कर सकता था। मतलब आप उसका पोस्टमार्टम करने लगोगे तो पोस्टमार्टम में तो अगर मैं मर गया होता तो ये बोलते कि भाई यार बेवकूफ आदमी था यार, उसका तो उसको पता था उसके साथ में दूसरा आदमी भी है तो वो कर लेता, ऑब्जेक्टिव तो फिर भी अचीव हो जाता, है ना। अब क्योंकि मैं जिंदा हूं तो आज मुझे आपने गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया और मुझे आप बहादुर बोलते हो। तो सर, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थिन लाइन होती है। लेकिन उस टाइम पे, उस वक्त आप सिर्फ वो डिसीजन लेते हो जो आप अभी कह रहे थे और जो आपको भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला था कि भाई तेरा कर्म क्या है, तू है कौन। कर्माण्यवाधिकार। उन्होंने एक ही तो चीज समझाई थी अर्जुन को एक ही चीज समझाई थी और एक ही सवाल पूछा था। जब अर्जुन ने पूछा कि इतने सारे लोग यहां पर हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे लड़ूंगा, तो उसने पूछा तू है कौन। तो यही सवाल था ना कि मैं कौन हूं। तो अर्जुन ने बोला मैं कौन हूं, मैं तो यहां पे एक लड़ाई करने वाला हूं। तो उन्होंने यही कहा कि तेरा काम क्या है फिर, अगर तूने लड़ाई करना, तू है लड़ाई करने वाला एक सैनिक है, तो तेरा काम क्या है यार, तू लड़। अब चाचा है, ताया है, भाई है, मां है, बहन है, तो क्या फर्क पड़ता तेरे को। आपकी पूरी भगवत गीता का सारी तो यही है, एक ही तो सवाल का जवाब दिया है श्री कृष्ण ने, और वो है कि मैं कौन हूं। जिस रोल में आप हो, अगर आप उस रोल में अपना काम कर रहे हो तो भाई आप बहादुरी करो या जो करो, बेसिकली आपको वो काम ही करना है। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। हम ये सोच के नहीं करते सर कि हमने बहादुरी करनी है। अगर मैं ये सोच के जाऊं कि मैंने बहादुरी करनी है तो शायद मैं जिंदगी में कभी काम कर ही ना पाऊं। मैं ये सोच के चाहता ही नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल ऐसा कहते हैं कि लेडीज़ भी पुरुषों के साथ साथ चल रही हैं। पहले के ज़माना अलग था, तो अभी लेडीज़ को कहाँ कहाँ मतलब भर्ती में लिया जा सकता है या कौन से पोस्ट पे जा सकते हैं? क्या वो NDA कर सकते हैं? क्या वो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं? क्या वो जूनियर लेवल पे सेलर के रूप में भी जा सकते हैं या ओनली ऑफिसर्स एंट्री है? तो लेडीज़ का क्या है, या सर्विस की कोई एज लिमिट और उसके बाद कोई कैप है कि इसने साल ही कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी अपनी वाइफ आर्मी में थी मेरे साथ में, और वो बेसिकली डॉक्टर थी, और उन्होंने भी 26 साल फौज में काम किया था। उसके बाद में उन्होंने अपना कुछ स्टार्ट करने के लिए फौज छोड़ी। जहाँ तक विमेन ऑफिसर्स की बात है, पहले हम ऑफिसर्स की बात करते हैं। आज जो करंट स्टेटस ये है कि वो किसी भी रोल में आज आ सकती हैं। अब विमेन जो हैं, जो लेडीज़ हैं, वो NDA में भी एडमिशन ले सकती हैं, और ऑलरेडी पहला बैच विमेन ऑफिसर्स का ट्रेन हो रहा है। उससे पहले वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती थी। शॉर्ट सर्विस मतलब 10 साल के लिए आती थी, उसके बाद उनको 14 साल कर सकते थे, और अब उनको परमानेंट कमीशन भी मिलना शुरू हो गया है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज हमारे पास में कई विमेन ऑफिसर्स हैं जो फुल कर्नल बन के रेजिमेंट्स को कमांड कर रही हैं। मतलब उनके नीचे जितने
जवान अफसर हैं, दे आर ऑल मेल एंड मेन, बट विमेन ऑफिसर्स आर कमांडिंग देम, और ये कॉम्बैट आर्म्स में है। मतलब ये जो लड़ाई में जाने वाले हाँ उनमें है। खाली मेडिकल वाला मैं बात नहीं कर रहा, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ जो है या नर्सिंग ऑफिसर्स है उसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये डिस्टिंक्शन अब धीरे धीरे थी वो ख़त्म हो चुकी है, एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं एसएसबी में सिलेक्शन करता था तो मेरे पास में विमेन कैंडिडेट्स बहुत आती थी। मैं आपको बताऊंगा हैरानी की बात, जो कमिटमेंट विमेन कैंडिडेट्स ने दिखाते हैं ना जब वो एसएसबी में होते हैं, शायद ये होता है उनके दिमाग में कि हमें भी प्रूव करना है कुछ, या जो भी है वो जो भी उनका कारण होगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएसबी, उनका जो सिलेक्शन रेट है कंपैरेटिवली बेटर होता है मेन से। तो उनकी जो कमिटमेंट है, जिस तरह से वो काम करती हैं, देखिए हम घर में भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे घर में जो वुमेन हैं या लेडीज़ हैं वो रहती हैं और काम करती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मैं नहीं करते हैं, बट वी एंट्रस्ट द जॉब ओनली टू आवर मदर, सिस्टर और वाइफ और समथिंग लाइक दैट, करते हैं ना, तो वो स्पेशल है। और दूसरी चीज़ जो है वो मल्टीटास्किंग किस तरह से करती हैं, एक तरफ बच्चा रो रहा है, एक तरफ किचन में भी काम करना है, एक तरफ आजकल तो लैपटॉप भी किचन के अंदर और फ़ोन भी, और ये सब चीज़ें 50 चीज़ें साथ साथ करती हैं। आप और मैं शायद झल्ला जाएंगे इस बात के ऊपर, यार कैसे करेंगे हम, बट दे कैन डू इट। तो आई थिंक आज women officers are doing extremely well, and I'm completely for the women officers coming in the defense services के लिए कहीं पे भी आज वो फ्लाई भी कर रही हैं। वो आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई कर रही हैं, जैसे फाइटर पायलट हैं, और आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई कर रही हैं, जैसे AN-32 है या C-17 है, उनको फ्लाई कर रही हैं, या आज हेलीकॉप्टर्स भी वो फ्लाई कर रही हैं। नेवी में भी हैं जो शिप पे भी आपके साथ रह रहे हैं और शिप पे भी आपके साथ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑफिसर लेवल के ऊपर है, विमेन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन। मैंने ये चीज़ अभी जो जवानों के लेवल के ऊपर है उससे लोअर लेवल पे है, अभी वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन नहीं लिया है। आई थिंक व्हेनेवर दे टेक अ डिसीजन, बट मुझे उसमें भी कोई शक नहीं है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर वुमेन स्टाफ दे कम एज यू नो इन द सोल्जर्स रैंक्स, सोल्जर्स के रैंक्स में आती हैं, दे विल स्टिल डू वेरी वेल। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेन और वुमेन में, हाँ काबिलियत में फर्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे अपने जवान है, मैं तो इतने साल उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे उनकी काबिलियत भी पता है, मुझे उनका भी सब कुछ पता है। बट सवाल आपने उठाया विमेन का, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि द परफॉर्मेंस इज एक्सट्रीमली गुड एंड दे डू रियली रियली वेल। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो आज के डेट में। विनीत साहब, अभी जब ये एंटर करते हैं, भले मेन हो या वुमेन हो, इनके शादी का कोई क्राइटेरिया रहता है कि आप कहते हैं कि एनडीए पास करने के बाद ही शादी करो, या कुछ ऐसा कुछ है कि आप या 5 साल करने के बाद, ऐसा कुछ है कि शादी? अरे यार ये बहुत ही ये नियम कितने सख्त है उनको पर्सनल लाइफ के साथ कैसा ये बहुत ही अब कुछ एक सवाल आपने पूछ लिया जिस पे मुझे कभी कभी हंसी आती है। बहुत पुराना रूल है ये ये हमारा आर्मी में बहुत पुराना रूल है कि और ये आई थिंक आया शायद ब्रिटिश टाइम से, जब हम ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स हुआ करते थे या रॉयल ब्रिटिश नेवी हुआ करते थे, तब से ये आया है कि 25 से पहले शादी नहीं करेंगे, राइट? ये लिखा नहीं है, बट ये एक मानी हुई बात है कि भाई 25 साल से पहले हम शादी नहीं करेंगे। आई थिंक उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पहले 3-4 साल जो है, अब जब सपोज आप एनडीए से गए हो तो आप 20.5 साल में कमीशन हो जाते हो, एक लेफ्टिनेंट बन जाते हो। जब मैं गया था तो 20.5 साल, 21 साल में हम, उस टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, तो हम सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए थे। तो पहले जो आपके 3-4 साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फॉर्मेटिव ईयर्स बोलते हैं हम उनको हम बोलते हैं कि इस दौरान में आपको फुल कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग लेवल पे जाके आप काम करते हो। आपके पास में अपने लिए वक्त ही नहीं होगा। पहले 4-5 साल आप सुबह से लेके रात तक आपको इतना काम होगा, और रात को दिन में भी आपको, फिर उसके बाद रात को सोने को भी नहीं मिलेगा।
लिटरली आपके पास बहुत काम होगा, क्योंकि बहुत ट्रेनिंग होती है उसमें। आपको अलग तरीके की ट्रेनिंग, आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको ट्रेनिंग आपके जवानों के साथ में, आपको अपने जवानों को समझना है। खाली ट्रेनिंग आपने हथियार पे नहीं करनी है, आपने टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपने अपने जवानों के साथ रहना है। आपको अपने जवानों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं जवानों को आपने कल लीड करना है और लड़ाई में लेकर जाना है, और लड़ाई में ले जाके जहाँ से वापस आने के चांसेस सिर्फ आपके 50% हैं। तो आपको वो ट्रस्ट, फेथ, भरोसा आपको वो जवानों के साथ बिल्ड करना है। आप जवानों के साथ वो ट्रस्ट, फेथ और भरोसा कैसे बिल्ड करोगे? खाली बोल के नहीं होगा। आपको वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जो आपके जवान जी रहे हैं। आपके जवान जहां रह रहे हैं आपको वहीं रहना है। जिस लंगर से वो खाना खा रहे हैं, जिस कुक हाउस में उनका खाना बन रहा है, वहीं से आपका खाना भी आएगा। अब तो खैर आजकल बेड आपके जो हैं वो प्रॉपर बेड बन गए हैं ढंग के। हम जब कमीशन हुए थे तो उस टाइम पे ये नारियल की रस्सी के जो होते हैं बेड, वो बना करते थे। हम उसी पे सोते थे, क्योंकि हमारे जवान उसी पे सोते थे। और कई बार तो जब बेड नहीं भी होता था, वो अगर ज़मीन पे सो रहे हैं तो हम भी उनके साथ ही सोते थे। सुबह अगर उन्होंने 5 बजे और 4 बजे उठ के ड्यूटी करनी है तो हम 4 बजे उनके साथ उठ के वही स्टैंड टू किया करते थे, वही ड्यूटी करते थे। जिस तरह से रात को वो गार्ड पे खड़े होते हैं, हम उनके साथ एज अफसर खड़ा हुआ करते थे। आपको हैरानी की बात होगी, आप शायद मानोगे नहीं है ये बात, गाड़ी के नीचे अगर मेरा ड्राइवर घुसा है, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है और मेरा ड्राइवर घुसा है कि मैं देखूं क्या है, तो वही ट्रेनिंग मेरे को भी मिली है कि अपने हाथ में कैसे गंदे करूं, ताकि मेरा जवान जो है कल ये बात ना बोले कि मेरा जो साहब है या मेरा जो अफसर है उसको मेरे से कम पता है। वो आपको देखेगा क्यों? देखिए, रिस्पेक्ट क्यों करेगा वो आपकी बात मानेगा क्यों? जब उसको ये बात का भरोसा हो जाएगा कि अगर मैं फंस गया, अगर मुझे किसी हुक्म की ज़रूरत हुई या मुझे हेल्प की ज़रूरत हुई, तो मैं इस साहब के पास जाऊंगा, ये मेरा ऑफिसर है। अब उसके लिए मेरे को अपनी काबिलियत बिल्ड करनी है ना। अगर मेरी काबिलियत नहीं होगी और मैं वो उतना काबिल ही नहीं होऊंगा टेक्निकली, प्रोफेशनली, तो मैं अपने जवान को क्या बोलूंगा? फिर तो वही बात होगी ना, जैसे कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट बन गए आप, है ना, कॉर्पोरेट में आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन काबिलियत नहीं है आप में, तो लोग क्यों इज्जत करेंगे आपकी? है ना। आज आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं, तो मैं तो रोज देखता हूं। आज आप क्यों सुनते हैं उस आईटी इंजीनियर की? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर है। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो बैठे हैं, शायद उनको वो चीज़ नहीं पता, तो उनको सुननी पड़ेगी ना उसकी फिर। तो इसी तरह से जवान जो है मेरी रिस्पेक्ट तो तभी करेगा ना सर, अगर मैं उससे बेहतर, वो भागेगा, मुझे उसके साथ भागना है। मेरे को और कुछ नहीं तो मेरे को कम से कम उसके बराबर तो आना ही है। अगर मैं उससे आगे नहीं आ सकता, उससे पीछे नहीं रह सकता मैं। अब आप ये समझिए कि ये सब करने के लिए, ये फेथ और ये ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा, और ये क्योंकि एक दिन में नहीं होगा तो ये आमतौर पे माना जाता है कि पहले 4-5 साल जो हैं वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। आपका ये रिश्ता जो आप बनाते हो अपने जवान के साथ, अपनी रेजिमेंट के साथ, जो रिश्ता बनाते हो, उसके लिए आपको 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। अब आप कर लीजिए सर उस दौरान शादी, बीवी भाग जाएगी आपकी क्योंकि आपको वक्त नहीं मिलेगा आपको वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन कर्नल साहब ऐसा कहता है कि एनडीए के पहले कुछ हफ्तों को हनीमून पीरियड क्यों कहते हैं? हनीमून पीरियड, सॉरी, क्या पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि एनडीए में पहले एंट्री करेंगे तो पहले 2 महीने हनीमून पीरियड होता है। मैं आपको बताता हूँ, हनीमून पीरियड ऐसा होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है ना, आप आते हैं, आप बच्चे होते हैं यार, आपकी उम्र क्या होती है? 17 साल, ये होती है ना, 16.5 साल, 17 साल, अब ये उम्र है आपकी। अब आते ही आपको मैंने शुरू से रगड़ना शुरू कर दिया पहले दिन से, तो आप तो भाग जाओगे यार। एग्जैक्टली भागते भी होंगे ना कई बच्चे तो। हाँ, वो लक्ष्य मूवी में कैसे दिखाया, ऋतिक रोशन आता है फिर भाग जाता है। हर एक तरीके के कैंडिडेट आते हैं, हर एक तरीके के बच्चे आते हैं, तो पहले धीरे धीरे आपकी टफनिंग होती है ना, है ना। अब आप मेरे से ज़्यादा मत पूछो
मैंने ज़्यादा बता तो पहले 1 महीने आप उनको नहीं, ऐसा सजा कुछ नहीं नहीं देते, है। ऐसा बोल रहे सजा हैं, का इसलिए नहीं हनीमून मतलब पीरियड है, इट इज बेसिकली ट्रेनिंग जो होती है वो अलग तरीके की होती है, वो लाइटर ट्रेनिंग होती है। आप उसको Slow आप से फिर, धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे आप उसको तैयार करते हो। वो फर्स्ट टर्म में आता है, फिर सेकंड टर्म में आता है। बाय द टाइम वो सेकंड टर्म में आता है तो वो थोड़ा फिर अंदर से थोड़ा Tough हो थोड़ा जाता है। स्ट्रांग भी हो जाता है, फिर उसको समझ में भी आने लग जाता है। नहीं तो अगर आप पहले दिन से ही उसकी जान के पीछे पड़ गए तो फिर तो, अब आप उसको हनीमून पीरियड बोल रहे हो, मैंने नहीं सुना था ये, बट अगर आप बोल सर इसमें ना एक चीज़ अभी मुझे रियलाइज़ हो रही है, आज की डेट के जो बच्चे होते हैं और जो पहले लोग कुछ डिकेड्स पहले जो एडमिशन होते थे, क्या उन बच्चों में फ़र्क है क्या? क्योंकि जेन जी जैसे कहते हैं नए बच्चे हैं, जेन इससे पहले एक अल्फ़ा जेन थे और एक्स जनरेशन है, तो इनमें क्या आर्मी को लेकर अलग व्यू है उनका, या उनको लगता कुछ और है और होता कुछ और है? क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों जनरेशन या जेनजी भी आना चाह रहे हैं क्या आज के तारीख में, जब ऑप्शंस इतने दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये एक स्टडी भी इसके ऊपर हो रही है, एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट स्टडी जो ये एसएसबी में हम कर रहे हैं। जब हमने ज्वाइन की थी आर्मी 80s में, या हमसे पहले जो ज्वाइन हुई थी, ऑनेस्टली उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती थी, है ना। तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन होती थी, या इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या फिर आप इस तरह से आ जाओ, और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर लो। उसके अलावा बहुत ही कम ऑप्शंस थी। लेकिन आज जो जनरेशन है और हमारी जनरेशन या जो बीच की जनरेशन हैं, उसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो जेन जी है, जेन जी का बेसिकली एक्सपोजर, क्योंकि ये इंटरनेट टाइम के आने के बाद में पैदा हुई है, यानी इंटरनेट के आने के बाद पैदा हुई। अब मैं इंटरनेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंटरनेट से आपका इंफॉर्मेशन एज शुरू हो गई थी। तो जब इंटरनेट आ रहा था, राइट, इंडिया में 90s में या लेट 80s या 90s में जब इंटरनेट आ रहा था, तो उस टाइम पे आपकी बेसिकली मिलेनियल्स की जो पॉपुलेशन थी वो आ रही थी। तो मिलेनियल्स जो हैं उस टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे धीरे धीरे पैदा हुए और बड़े हुए, तो उन्होंने इंटरनेट को समझा, है ना। अब क्या हुआ, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के आते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, आपके पास में इंफॉर्मेशन जो थी वो आपके फिंगर टिप्स पे आ गई। और आप पैदा होते ही आपने लैपटॉप उठाया या फोन उठाया या आपने टैबलेट उठाई, और आपके पास में जो आपको चाहिए वो आपको, आपका जो डिपेंडेंस थी लोगों के ऊपर सवाल जवाब करने की, वो खत्म हो गई। आपको जरूरत ही नहीं है। मुझे याद है हम अपने फादर के साथ बैठ के, अपने डैड के साथ बैठ के सवाल जवाब किया करते थे। वो हमको बताया करते थे, हम उनकी बात सुना करते थे, है ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है। तो हमारा रिलेशनशिप वो था जब हम एक दूसरे की बात सुनते थे और उनकी कही हुई बात को एक मान लेते थे कि यार ये जो कह रहे हैं बड़े हैं। अब जो हम बात करते हैं ना, बड़े हैं, उस टाइम पे जब वैल्यू सिस्टम की बात की थी आपने, बड़े हैं, हाँ बड़े हैं, तो बड़े हैं तो हम मान लेते थे, ठीक है। उस समय हमारा सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होता था उनसे। आज वो सवाल जवाब धीरे धीरे आपके ख़त्म होते जा रहे हैं। आज ये जनरेशन के पास में सवाल हैं तो सवालों के जवाब भी हैं और ऑप्शंस भी हैं। अब आप इसको दोनों तरीके से देख लीजिए। अब ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि दे आर मोर अवेयर, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, वो ज़्यादा सोच सकते हैं, वो आगे भी देख सकते हैं, उनको समझ। अब बुरी बात यह है कि आपकी जो फैमिली रिलेशंस हैं वो सफ़र करते हैं, कनेक्शन सफ़र करते हैं। आप सवाल करते हो तो लोगों को पहले वो सवाल ही पसंद नहीं आते। भाई मेरे से जब सवाल किया जाता है, जब मेरे अपने बच्चे सवाल करते हैं, अब तो खैर बड़े हो गए, वो भी शादीशुदी हो गई उनकी, लेकिन जो मेरा ग्रैंडसन है, अगर वो कल बड़ा होकर मुझसे जिस तरह से सवाल करेगा, शायद मुझे, क्योंकि मैं वो जनरेशन का नहीं हूँ, तो नहीं पसंद आएगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है इस जनरेशन में, दिस जनरेशन इज वेरी इंक्विजिटिव। इनमें जो होते ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ नया जानने का कीड़ा बहुत स्ट्रांग है, और ये चीज मैं इनकी स्ट्रेंथ मानता हूं। देखिए, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूं, पिछले 12-13 साल से मैं आईटी कंपनी में हूं। मैंने अलग अलग जनरेशन्स देखी हैं और आज मैं जेन जी के साथ भी काम करता हूं। मुझे ये बात समझ में आती है कि फ्यूचर आज का और आगे का
इन्हीं जनरेशन्स का है, मेरा नहीं है। इसका मतलब बदलना किसको पड़ेगा? मुझे। अपने को मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये बदलेंगे। और ये क्यों बदलें? इन्होंने फ्यूचर को कैरी करना है ना अपने शोल्डर के ऊपर, आगे इन्होंने लेके जाना है भाई। अब मेरे को इनके साथ काम करना है तो मुझे अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, राइट? अब आई बात डिफेंस सर्विसेज की। देखिए, डिफेंस सर्विसेज में कुछ एक चीजें हैं जहां प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दे क्वेश्चन। हमने जब आर्मी में ज्वाइन किया था तो सबसे पहला बात ये थी कि जी हुक्म मिल गया, ऑर्डर मिल गया, काम खत्म। इसके बाद हम नहीं सोचते, है ना? मतलब वो क्या वो डायलॉग है, इसके बाद तो मैं अपने उनकी भी नहीं सुनता। बात की नहीं सुनता। किसी भी नहीं सुनता। नहीं, ठीक है, किसी की भी नहीं मैं सुनता तो हूँ किसी की। ना उस टाइम पे हमारी सोच कुछ ऐसी थी। अब आपसे ये सवाल पूछते हैं डेफिनेटली। अब जब अगर ये सवाल पूछते हैं तो मैं फिर वापस आता हूं अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर। मेरे वैल्यू सिस्टम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो वैल्यू सिस्टम उनके सवालों की रिस्पेक्ट करें, उनके सवालों के जवाब भी दें, और इम्पॉर्टेंटली जो हमारा लार्जर ऑब्जेक्टिव है, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, वो ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर हो। अगर वो ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर हो गया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाहे जेन जी हो, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो कोई हो, खून तो हमारा भी लाल है और खून उनका भी लाल है। फिर नहीं वो पीछे हटने वाले। सिर्फ उनको समझ, उनका सवाल का जवाब उनको मिल जाता है। सवालों के जवाब मिलने चाहिए अपने। उनके जो सवालों के जवाब उनको मिल गए तो फिर वो नहीं पीछे हटेंगे, फिर वो डिलीवर करेंगे। उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि हम उनके सवालों के जवाब, उनको रीजनिंग नहीं दे पाते। अगर हम रीजनिंग नहीं दे पाएंगे तो सर वो फिर वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग आर्मी में, मेरे वैल्यू सिस्टम आर्मी में, और मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं आर्मी में, वो इतने क्लियर हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो उसमें ढल जाते हैं। और जब वो ढल जाते हैं तो फिर उसके बाद में दे आर पार्ट ऑफ मी। और कल यही जेन जी जो है ऑलरेडी ऑफिसर बन गए हैं, ऑलरेडी कैप्टन भी बन गए हैं और मेजर भी बन गए हैं या मेजर बन जाएंगे। तो इन्होंने लीड करना है। जब इन्होंने लीड करना है तो फिर आपके सामने रिजल्ट तो यही लाएंगे। फिर हम तो वही हैं, अपना मेस में बैठ के एक ड्रिंक पीते हुए रात को यही बोलेंगे हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था। अरे भाई हमारा टाइम खत्म, वो हो गया। आप ये बात कीजिए कि आज ये 22 साल या 23 साल का जो लड़का है, आप ये भी समझिए, कहीं भी आप जाएंगे, आज भी जब कश्मीर में टेररिस्ट के साथ में लड़ाई होती है तो कौन, किस उम्र का जो अफसर होता है वो मारा जाता है लड़ाई में? क्यों? वो होता है वही 23 साल, 24 साल, 25 साल का, क्योंकि वो लीड कर रहा है। वो लीड कर रहा है, चाहे वो जवान हो चाहे वो लीड कर रहा है। अब लीड कर रहा है तो इसका मतलब है उसके वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मेरी तरफ से जेन जी का हो, चाहे वो जेन अल्फा का हो, चाहे वो किसी जनरेशन का हो, अगर वो लड़ाई में लीड कर रहा है, अगर वो अपने साथ अपने जवानों को ले जाके उनको एक्सप्लेन करके इस तरह से ले जा रहा है कि उसके जवानों का कोई सवाल ही नहीं रह जाता, तो इसका मतलब वो किसी जनरेशन का हो, मेरी ट्रेनिंग, मेरे वैल्यू सिस्टम, मेरा ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर है, मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी भी तरह से आप ये समझिए कि डिफेंस सर्विसेज में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। कर्नल साहब, आपने अब भी बताया कि आप आर्मी से फिर कॉर्पोरेट जॉब में आए, मतलब आप अभी आईटी सेक्टर में हैं। तो आर्मी की ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदा होता है कॉर्पोरेट जॉब में, या ये एकदम ही अलग फील्ड है? क्योंकि कई आर्मी ऑफिसर्स को हम देखते हैं कि एचआर में, सिक्योरिटी या एचआर, इससे ऊपर कहीं जाते नहीं हैं, और कई लोगों को 1-2 साल बाद निकाल भी देते हैं बड़े बड़े कंपनीज। शायद वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते उन्हें, या पता नहीं, मतलब आई एम नॉट वेरी क्लियर कि आर्मी अलग है और सिविलियंस के साथ वो, क्योंकि ऑर्डर की आदत रहती है आर्मी में, यहाँ सिविलियंस अपने मर्ज़ी से थोड़ा बहुत, मतलब कभी भी छुट्टी ले लेगा, मेरी बीवी की तबीयत बीमार है तो भी मैं नहीं आऊँगा, ऐसा हो जाता है। तो ये उनको जचता नहीं है, कैसा है? देखिए सर, ऐसा है कि मैंने जब आर्मी छोड़ी थी तो मैंने आर्मी नहीं छोड़ी थी, और मैंने ये भी नहीं सोच के छोड़ा था कि मेरे को लीडरशिप खत्म हो गई मेरी। आर्मी इज वन बैटल फील्ड, कॉर्पोरेट इज अनदर बैटल फील्ड।
It is only that you are changing from one battlefield to the other battlefield. अब आप ये कहें कि जी आर्मी में ऐसा होता है तो कॉर्पोरेट में कैसा होता है, वो फर्क है। लेकिन आपको मैं हैरानी की बात बोलूंगा, मुझे भी 13 साल हो गए, और बाय द वे 13 साल मैंने एक ही आईटी कंपनी में काम किया, मैंने नौकरी नहीं बदली, ना ही मुझे किसी ने बोला यहां से जाने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे एक्सटेंशन दिया गया कि आप 2 साल और काम कीजिए। तो बेसिकली क्या है, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू कि आप किस तरह से ट्रांजिट करते हो फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज या आर्मी से आप कॉर्पोरेट में। जो वैल्यू सिस्टम वहां लेके आते हो वहां से आपको हैरानी होगी, नाम बदल जाते हैं, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। यहाँ कॉर्पोरेट के नाम अलग होते हैं, वहाँ आर्मी के जो लैंग्वेज है वो फ़र्क है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है वो सेम है। आपके रिस्क भी सेम है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिस्क कैसे सेम है। आर्मी में हम ये कहते हैं कि जी देखिए, वी आर डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल, हम लोगों की ज़िंदगी के साथ डील कर रहे हैं। हम जब लड़ाई में किसी को लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक हुक्म, एक डिसीजन जो होता है वो लोगों को ख़त्म भी कर सकता है और लोगों को कुछ भी कर सकता है। तो सर हम कॉर्पोरेट में भी वी आर डीलिंग विद लाइव्स ऑफ पीपल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो लाइव्स ऑफ पीपल में उसकी जान ही जाएगी। अब आप ये सोचिए, एक कंपनी ने एक टारगेट लिया, सपोज 5,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट ले लिया, आपने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आप वो टारगेट जब अचीव नहीं कर पाए तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलेगा? आपका मार्जिन नहीं आया है ना, तो आपने खर्चे कम कीजिए। आप खर्चे कम करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़े बहुत खर्चे कम करोगे, लेकिन साथ साथ आप क्या करोगे, 10% जो है वो लोगों को निकाल दोगे, ले ऑफ करोगे। क्या खेलने रहे हैं आप आर्मी अपना कॉर्पोरेट में लोगों की लाइफ के साथ? दूसरी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हर एक कॉर्पोरेट में हर आदमी की अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस भी होती हैं। देखिए आर्मी में क्या है, सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है। आप ट्रेनिंग करते जाइए, आप परफॉर्म करते जाइए, आपके साथ आपकी प्रमोशन होती जाएगी, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। आज आप बटालियन कमांड कर रहे हो, कल आप ब्रिगेड कमांड करोगे, परसों उसके बाद में आप जाके एक डिवीजन में भी कमांड करोगे तो आप एक जनरल बन जाओगे। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा फर्क है, आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस होती हैं और कभी कभी क्या होता है आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस मीट नहीं हो पाती हैं। तो एक लीडर का क्या काम है यहाँ पे कि खाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मेरे को आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस को भी मैनेज करना है। और ये चीज़ मैंने आर्मी में भी सीखी है कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। वही चीज़ वैल्यू में लेके आया कॉर्पोरेट में। अब जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मीटिंग करता हूँ, प्रमोशन मीटिंग करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, तो उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई इसको मैंने चैलेंजेबल टास्क दिया कि नहीं दिया साल में, इसको मैंने वो काम दिया कि नहीं दिया जिससे इसकी ग्रोथ हो, क्या मैंने इसको मौका दिया कि ये अपनी स्किल को ऊपर कर सके, स्किल बढ़ा सके, क्या मैंने इसको ट्रेन किया कि ये बड़ा काम कर सके। तो ये मेरा काम है एज ए लीडर। तो मैं ये वैल्यू सिस्टम कहाँ से लाया सर? ये मैं अपना वैल्यू आर्मी से लेके आया, क्योंकि वहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर भी जब अपने जवानों को ट्रेन करता हूँ तो मैं उनको नए रोल के लिए, हायर रोल के लिए, हायर काम के लिए ट्रेन करता हूँ। वही काम मैं यहाँ करता हूँ। तो कोई फर्क नहीं है, लीडरशिप रोल्स में कोई फर्क नहीं है। जबान में फर्क है, टर्मिनोलॉजी में फर्क है, लेकिन हाँ मैंने आपको बोला रिस्क में ये फर्क है कि मेरी वहां रिस्क थोड़ा सा दूसरे तरीके का है यहाँ, बट देन यहाँ पर भी वही रिस्क है। कौन सा ज़्यादा मुश्किल कौन सा है, आर्मी या सर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं corporate? तो अगर मैं ये बोलूं तो इनिशियली मैं जब कॉर्पोरेट में आया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। इट टुक मी अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैं जो डिसीजन वहाँ लेता हूँ वहाँ मैं स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल एस्पिरेशंस भी हैं लोगों की, लोगों के रिश्ते भी हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो क्या होता है, आप एक डिसीजन लेते हैं, पीछे से जाके आपके एमडी को कोई और कहानी, पॉलिटिक्स अलग है वहाँ पे, है ना। तो मेरे डिसीजन मेकिंग यहाँ थोड़ी सी स्लो हो जाती है कि भाई। फिर दूसरी चीज़ ये है, मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को मार्केट भी देखनी है, मुझे मार्केट की स्पीड देखनी है, मुझे मेरी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की स्पीड देखनी है, मुझे कई चीज़ें देखनी है यहाँ पे।
तो मैं स्प्लिट सेकंड डिसीजन क्यों लूँ? मैं तो हर चीज़ देखूंगा, मेरे पास यहाँ डेटा आ रहा है ना, मेरे पास तो यहाँ बहुत सारा डेटा भी आ रहा है, तो मैं तो डेटा देख के डिसीजन लूंगा। तो मेरी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अलग तरीके की, एक तो ये फ़र्क है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे समझ में आता है सर, वो चीज़ जो है बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ये है, आर्मी में ऑब्जेक्टिव आपका एक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है वो एक है। जब वो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव आपका एक है तो उसके पीछे सारी दुनिया चलती है। यहाँ पे कॉर्पोरेट में आपको ग्रैंड ऑब्जेक्टिव लोगों को समझाना पड़ता है, और वहाँ पे लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और जो उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है, और वही ऑप्शन होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाएं। हमारे पास वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। वहाँ हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, आप कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आपके पास में है कि भाई ऑब्जेक्टिव मेरा तो मीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड नहीं हूँ, तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो ये एक, और आपको शायद मैनेजर्स की राय भी लेनी पड़ती है और उनका भी चीज़ इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मैनेजर्स क्या, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज जो आपका ट्रेन होके कंप्यूटर साइंस ट्रेनिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करके आ रहा है, भाई मैं उसकी सुनूंगा ना। तो मैनेजर छोड़ो यार, मैं तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आज सिर्फ 6 महीने जिसकी नौकरी हुई है, एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन उसके पास में नॉलेज है, तो मैं तो सुनूंगा उसकी बात, और मुझे सुनना भी चाहिए। तो हर एक इंसान की सुनना कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक और डिफरेंस है जो हम छोड़ जाते हैं, इसके ऊपर हम बात भी नहीं करते। कॉर्पोरेट में जो रोटेशन होती है लोगों की, वो बहुत फास्ट होती है। आज आया, हर एक आदमी सोचता है यार 2 साल हो गए, अब छोड़ो इसको। क्यों? आपको जंप मिलेगा 30%, 40%, 50%, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जो आपका टर्नओवर है वो बहुत जल्दी होता है। तो आपकी जो वैल्यू सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो आप, जो आप लार्जर ऑब्जेक्टिव को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपकी जो लीडरशिप ट्रेनिंग और बिल्डिंग अप लीडरशिप पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपके लोअर लेवल के ऊपर जो है वो लोग इतनी जल्दी चर्न करते हैं कि वहां से निकल के सीनियर लेवल पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। लॉन्गिविटी नहीं है, वेयरएज आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में आपके पास जो आ गया, वो उसको धीरे धीरे आप ट्रेन करके एक सीनियर लेवल पे ले जा सकते हो। यहां पे जो है कॉर्पोरेट में आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करते हो, आप बाहर से आदमी लाते हो। जब आप बाहर से एक सीनियर आदमी लाते हो, वो अपने वैल्यूज लाता है, अपनी सोच लाता है अपना, तो वो फ्रैगमेंटेड तरीके से कॉर्पोरेट कभी कभी चलते हैं। और कई स्टार्टअप्स और कई कॉर्पोरेट अच्छे जो हैं वो सालों के बाद बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि कल्चरली अलाइंड ही नहीं होते वो लोग। जब आप कल्चरली अलाइंड नहीं होगे, वैल्यूज अलाइंड नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव अलाइंड नहीं होंगे, तो आपका फिर काम क्या चलेगा? फिर आपने क्या प्रोड्यूस कर लेना है, फिर आपका क्या मार्जिन निकलना है, या फिर आपका क्या रेवेन्यू आना है। ये फर्क है। और ये चीज को समझने के लिए, अब जैसे मेरे जैसा आदमी आर्मी से आया, मुझे ये बात समझनी पड़ी, और इसी के बेस के ऊपर मैंने अपनी किताब भी लिखी है जिसको नाम है स्पाइन टू वेड। नवंबर में मैंने वो अभी पब्लिश करके, वो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। तो बेसिकली वो इसी चीज, क्या कंटेंट, क्या उसके अंदर क्या है उसके? हाँ, सो मैंने जो इतनी जो आपसे बात की है ना, बेसिकली वो यही है, स्पाइन टू वेड। स्पाइन मतलब जो मैं वैल्यू सिस्टम, जो मैं सीख के आया हूँ, जो मैं लीडरशिप क्वालिटीज लेके आया हूँ, वो मेरी स्पाइन है, और वो मैंने सीखी आर्मी में। और वेड का मतलब होता है, वेड होता है जैसे आप पानी में जाते हो ना, कीचड़ में जाते हो, तो क्या करते हो, धीरे धीरे ऐसे 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 करके हटा के सोच समझ के आप चलते हो, उसको वेडिंग बोलते हैं। तो जब मैं कॉर्पोरेट में आया तो मुझे वेडिंग करनी पड़ी। मुझे ये बात समझनी पड़ी कि भाई इनकी भी सुनो, इनका व्यू भी लो, इनसे भी पढ़ो, डिसीजन लो है, ओके, एडजस्ट करो, लेकिन अपनी स्पाइन को साथ रख के, अपने वैल्यू सिस्टम को साथ रख के, उसको नहीं चेंज करना, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो स्पाइन टू वेड जो मैंने किताब लिखी है, वो बेसिकली इसी ट्रांजिशन के ऊपर और इसी लीडरशिप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लिखी है। किस तरह से आप देखिए, लीडरशिप के प्रिंसिपल्स तो सब जगह सेम है, लीडरशिप के प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यह है कि आप किस तरह से आर्मी में अप्लाई करते हो और किस तरह से सर आप उनको कॉर्पोरेट में अप्लाई करते हो। सर अभी थोड़ा सा फिर से आर्मी की तरफ और उस डायरेक्शन में चलते हैं।
जैसे हम महाभारत की बात कर रहे थे, महाभारत में भी युद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक नियम है कि आप सुबह जब शंखनाद होगा उसके बाद ही लड़ाई शुरू करेंगे, और शाम को सूरज ढलने के बाद वापस शंखनाद होगा और उसके बाद बंद हो जाएगी। रात को आप भले अपने इधर सो भी रहे हो बाजू में हट में, तो भी आपके ऊपर कोई वार नहीं करेगा। क्या आर्मी में और रियल लाइफ में आज की डेट में भी ऐसा होता है कि आप रात को सो रहे हो और आपके ऊपर कोई वार नहीं करेगा, कि कोई नियम नहीं है? देखिए, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जो आप बात कर रहे हो, इसको हम आर्मी में बोलते हैं, इसको हम आर्मी की लैंग्वेज में बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो उस टाइम के थे और जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आज हैं वो बहुत फ़र्क है, या जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो फ़र्क हो गए हैं। लेकिन आपको मैं एक बात समझाता हूँ, आर्मी में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी पिक्चरों में होता है ना, आपकी मूवीज़ में होता है कि आप कभी भी कुछ भी कैसे भी कर देते हो। इट डजंट हैपन इन द रियल लाइफ। अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, अगर कहीं पे ऐसा है कि फायरिंग हो रही है और वो अनप्रोवोक्ड है, अब अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, अब आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं कुछ आर्मी में, और वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये हैं कि आप एक प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी हो, आप मिलिशिया नहीं हो, आप गुंडे नहीं हो, आप जो गैंग वॉर वाले लोग हैं आप वो नहीं हो। यू आर अ प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी। तो जो आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं या जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो ये कहते हैं कि जो भी आप एक्शन लोगे वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल डायरेक्शन को ध्यान में रख के लोगे। पहला, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी, और यहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप इज द हाईएस्ट लीडरशिप, राइट। एंड हम बेसिकली डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पिलर हैं। हम एक कोई मार्शल कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है, या हम बाकी और ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। वी आर नॉट डिक्टेटर्स, राइट। तो हमारे लिए वो पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बहुत ज़रूरी है कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है वो ले लो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मिलिट्री ऑर्डर्स। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस के ऊपर हम ऑर्डर बनाते हैं मिलिट्री के कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से अगर लड़ाई हो रही है या इस तरीके से आपकी अनप्रोवोक्ड फायरिंग है तो आपने इस तरह से एक्शन लेना है। फिर उसके बाद में आता है कि टैक्टिकली आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ हो गया और वो आपने एक अनलॉफुल तरीके से काम शुरू कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, आपने 4 दिन के बाद में 5 दिन के बाद में ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद कर दिया? आपने इतना तो सब कुछ कर दिया था, अब आप पाकिस्तान भी ले लेते, है ना। और ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आपने पहली बार किया ही क्यों, मतलब डायरेक्टली आपने रात में फायरिंग किया। जो मैं नियम पूछा था उसमें यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में रात में हमने मिसाइल दागे थे उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। तो ये क्या नियम के अंदर आता है या ये नियम ब्रेक किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि दिन रात अब कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये आपके पहले नियम थे, दिन रात या संडे या रामनवमी का दिन या क्रिसमस का दिन या दिवाली का दिन ये इस दिन ऐसा नहीं होता कि हम अपना लड़ाई बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं जो एक लार्जर बात कर रहा था, वो लार्जर बात ये है कि जो ऑब्जेक्टिव हमें मिला है, अगर हमने वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है तो उसके बाद में हम कोई रोग स्टेट नहीं है, हम कोई गुंडा कंट्री नहीं है, वी आर नॉट रोग्स, हम रोग्स नहीं है, हम गुंडे नहीं है कि मतलब अब बस चढ़ गए तो चढ़ ही जाओ। अरे भाई, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपको मिला, एक आपको डायरेक्शन मिली, आपने वो डायरेक्शन और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, मेरे को उसके बाद में लड़ाई क्यों करनी है? तो ये रूल है, इसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट।
तो जो आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोल रहे हो वो तो बहुत ही लोअर लेवल पे बात करोगे, दिन रात लेवल लड़ाई है या कभी रोकनी है, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें हम सुनते हैं कि आए दिन हम सुनते आते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर कर दिया, ये उसका उल्लंघन कर दिया सीज़ फायर का। तो ये सामने वाला जब रोग हो रहा है तो हम अपने धैर्य देख के या रूल्स पकड़ के बैठते हैं, क्या उस वक्त हम भी रोग हो सकते हैं? देखिए ऐसा है कि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। अब जैसे आप कश्मीर में चले जाएं, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल लाइन है। एक आर्टिफिशियल लाइन है जो 1947-48 में जब लड़ाई हुई थी तब बनी थी लाइन ऑफ कंट्रोल, कि भैया आप जहां बैठे आप बैठे, जहां मैं बैठा हूं ना मैं पार आऊंगा ना आप पार आएंगे। लेकिन ये रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। मतलब हम इसको, जो बाकी जैसे राजस्थान में है, पंजाब में है, इस तरह से वहां पर रिकग्नाइज्ड बाउंड्री है ना, तो वो ऐसी बाउंड्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो ये क्लेम करते हैं अभी भी कि इधर का एरिया उनका है, हम क्लेम करते हैं कि उधर का जो कश्मीर है वो हमारा है, या जो उस तरफ कश्मीर है वो हमारा है। तो अभी भी वो कंटेस्टेबल पॉइंट है, उसको कंटेस्ट किया जाता है। तो ऐसी जगह के ऊपर जहां कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां अभी भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो वहां पे आपकी फायरिंग उनकी तरफ से और हमारी तरफ से होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही फायरिंग आपकी राजस्थान में हो, अनप्रोवोक्ड फायरिंग, पाकिस्तान अगर वहां से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर या पीछे से आर्टिलरी का कोई फायर राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पे करे या पंजाब की इंटरनेशनल बाउंड्री पे करे, तो ये एक अटैक माना जाएगा। और इस अटैक के लिए हमें अलग तरीके की ट्रेनिंग है, अलग तरीके का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होगा और अलग तरीके की लड़ाई होगी। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बने हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं, और यही हमारे मिलिट्री ऑर्डर्स भी हैं। अब देखिए, मैंने कश्मीर में भी काम किया, मैंने राजस्थान में भी काम किया, मैंने अरुणाचल के बॉर्डर पे भी काम किया, तीनों बॉर्डर्स पे काम किया। तीनों जगह के ऊपर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फर्क थे। और मैंने बाय द वे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर जम्मू जहां पे आपका प्लेन एरिया वहां भी काम किया, वहां भी फर्क है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने कश्मीर में रात को हथियार लेके अपने साथ में सोता था और टेररिस्ट आया तो सबसे पहले अगर कहीं से फायरिंग शुरू हुई तो सबसे पहले अपने हथियार लेके हम बाहर निकल के देखते थे कि कौन है, और अगर सामने दिख गया तो उसको शूट कर देते थे। तो वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट अलग था, लेकिन वो चीज मैं राजस्थान में नहीं कर सकता। तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह से है, मुझे ट्रेन किया जाता है इस तरीके से, मेरे जवान को ट्रेन किया जाता है जैसे कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो करेंगे, और ये लिखा हुआ है। अभी कर्नल साहब एक और एस्पेक्ट जानना चाहूँगा अबाउट एंटायर सेना। पूरी दुनिया में नंबर 1 सेना कौन से देश की है, मतलब अच्छी ट्रेंड, सशक्त, विथ हथियार और क्वांटिटी वाइज भी, और भारत का पोजीशन कहाँ आता है? देखिए, अगर मैं साइज की बात करूं तो ऑब्वियसली अमेरिका तो नंबर 1 पे है साइज। लेकिन आप बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की और इन सब चीज़ों की, तो आपको हैरानी होगी कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट दिस पॉइंट। यस सर, जो कमिटमेंट और जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, बाय एंड लार्ज वी आर द बेस्ट इन ट्रेनिंग एंड बेस्ट। और बाय द वे हमारे जो ट्रेनिंग के हमारे कंपटीशन भी होते हैं, हम अमेरिकन के साथ भी जाके compete करते हैं, हम ब्रिटिश के साथ भी जाके compete करते हैं, राइट। हमारे साथ में कंपटीशन होते हैं, हर चीज़ पे कंपटीशन होते हैं। आपको हैरानी हुई, हमारे कमांडोज जाके compete जब करते हैं तो दे फेयर बेटर देन दी अदर्स। अब ये कहानी कुछ और भी है ना इसमें। अब उनका इक्विपमेंट और मेरा इक्विपमेंट फर्क है ना, उनके जहाज और मेरे जहाज़ों में फ़र्क है। मैंने अब जाके MiG-21 को रिटायर किया है इतने सालों के बाद, और वही ब्रिटिश एयरफोर्स ने आज से 30-35 साल पहले जाके MiG-21 को इसने अपना रशिया ने आज से 30 या 35 साल पहले MiG-21 को रिटायर किया था। लेकिन मैंने MiG-21 से पाकिस्तान के जहाज़ को उड़ाया है।
तो सर आप बता दो फिर मेरी ट्रेनिंग अच्छी है कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी है? हाँ, कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा तेज है? अब नहीं, आप ये बता दो ना, आप मेरी ट्रेनिंग बेटर है कि उसकी ट्रेनिंग? जहाज तो वही था। आप चाइना का नाम कहीं ले नहीं रहे चाइना को आप भूल रहे हैं। देखिए, चाइना इज अनदर स्टोरी एंड मेरा पर्सनल व्यू ये है कि चाइना बहुत टाइम से पहले उसने अपने आप को मैच्योर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उनकी सोच फ़र्क है, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप किया है वो एक अलग ही ब्लड लाइन और अलग ही स्टोरी है। तो मैं चाइना से बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चाइना को डायरेक्टली किसी भी लड़ाई में आने की आज ज़रूरत ही नहीं है। चाइना वैसे ही प्रॉक्सी वे में इतना इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है, उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई। उसने ईरान को सपोर्ट करना है, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, किसी को भी सपोर्ट करना है, वो हथियार देता है, वो एयरक्राफ्ट देता है, वो टेक्नोलॉजी देता है, वो रेडार देता है, वो सैटेलाइट दे रहा है, आपको पूरी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको लड़ाई करने की खुद क्या ज़रूरत है? लेकिन इन सब चीज़ों से फ़ायदा उसी का होगा। चलिए, आप चाइना की कहानी छोड़ दीजिए, चाइना तो बहुत अलग तरीके की कंट्री है, उसकी सोच भी बहुत फ़र्क है, और मैं कन्वेंशनल आर्मीज़ की बात कर रहा हूँ। हम आर्मी साइज चाइना की बड़ी है क्या? हाँ, हमसे बड़ी है चाइना की आर्मी, साइज में नंबर्स में देयर आर्मी इज बिगर देन आई थिंक वी आर थर्ड और फोर्थ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एग्जैक्टली तो मेरे को ध्यान है। और पाकिस्तान इज 7th इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए, पाकिस्तान का बेसिकली कहानी ये है कि उनको आज भी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम का मतलब है उनको आज भी ये लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए था इंडिया से मिला नहीं, तो और हमारी एग्जिस्टेंस को अगर खतरा है तो वो इंडिया से। भाई है तो है यार, अब तुम दैट्स योर प्रॉब्लम, मुझे उससे के बारे में नहीं कहना कुछ। मोटी सी बात यह है कि छोटी कंट्री होते हुए भी अब अगर इतनी बड़ी आर्मी बना रही है तो उसको खतरा है, और खतरा उसको इंडिया से ही है इस वक्त। तो ठीक है, वो उनकी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से, मेरी सोच हमारी अपनी। देखिए, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, और मेरे सामने जब जो दुश्मन आता है मैं उसको उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ जितनी एक दुश्मन को देनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ वापस 1971 में, जब सैम मानेकशॉ चीफ थे। उन्होंने जब 90,000 आपके सरेंडर हुए थे, तो उन 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी वही रिस्पेक्ट दी थी जो उन्होंने अपने जवानों को दी थी। ये मेरी सिखलाई है और मैं यही मानता हूं। तो चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, मेरे लिए वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां आती है जब वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जब वो टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं, जब वो अंडरहैंड टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। मेरी वहां प्रॉब्लम है। मेरी कन्वेंशनल लड़ाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे ट्रेडिशनल लड़ाई में कोई कष्ट नहीं है उनके साथ। मुझे उनकी सोच पे प्रॉब्लम है। मुझे ये सोच पे प्रॉब्लम है कि वो इंडिया के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर बढ़ाते हैं, यहां प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर मुझे भी वही साम दंड भेद करना पड़ेगा जो वो मेरे साथ करते हैं। फिर मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर चेंज हो गए, मेरे जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, मेरे जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है, वो यहां बदल जाएंगे। फिर मैं बैठने वाला नहीं हूं कि जी अब वेट करूंगा, हुक्म आएगा तब काम करेंगे। नहीं भाई साहब, नहीं, क्योंकि वो उन्होंने गंद काम किया है तो मुझे फिर उसका जवाब देना है। जब मैं टेररिज्म में लड़ाई लड़ता हूं तो या वो या मैं। उस टाइम पे उसने फायर कर दिया तो मैं गया, मैंने पहले फायर किया तो वो गया, सीधी सी बात है। उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचता फिर कि भाई ये तू कौन है, क्या है। तो जब मैं कश्मीर में या जब मैं अगेंस्ट टेररिस्ट लड़ाई लड़ता हूं तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि बॉस, ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ नॉट अ रेगुलर इन्फेंट्री मैन, ही इज़ नॉट अ रेगुलर आर्मी वाला जिसको मुझे रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए वो एक आतंकवादी है, वो एक प्रॉक्सी वॉर बढ़ा रहा है, वो ही इज़ ऑल्सो नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल ऑफ एंगेजमेंट। वो भाई मेरे जो आम आदमी है, सड़क पे चलने वाला बेगुनाह आदमी, वो उसके गाड़ी के नीचे बम लगा रहा है तो मैं फिर चुपचाप क्यों बैठूंगा? मैं क्यों चुपचाप बैठूंगा भाई? फिर मैं तो स्टूपिड हुआ।
फिर मेरी ट्रेनिंग किस काम की? तो मैं जिस रोल में, मैंने आपसे शुरू में यही कहा, मैं जिस रोल में हूं, मैं जिस टेरेन में हूं, मैं जिस जगह हूं, मेरे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फिर वैसे ही हो जाते हैं। समझ में आया ना? बराबर। तो ये सर है। अभी अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान या बलूचिस्तान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा बता दें। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अपना रिलेशनशिप है। दे बीन हैविंग, आप अपने पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में सांप पाले हैं और आप सोचे कि वो सांप आपको डसेगा नहीं। समझ रहे हैं? आपने तालिबान को बनाया और आप ये सोचते हैं कि तालिबान आपको छोड़ देगा। तो सर ऐसा है, कार्मिक सर्कल है, ये सर्कल पूरा होता है। तो ये उनके साथ भी वही हो रहा है। अभी मैं ये जानना चाहूँगा आखिर में, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन कर लिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कि जिस बंदे को, मतलब जो भी बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं आर्मी या डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? कौन से उम्र से वो सोचना चालू करें कि मुझे डिफेंस सर्विस में जाना चाहिए, और क्या रूटीन फॉलो करें, और क्या गाइडलाइंस आप एग्ज़ाम के देंगे, क्या वेबसाइट्स है, क्या है, ताकि हम वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें। सर सबसे पहले अगर कोई बच्चा आर्मी में आना चाहता है तो पहले तो उसका माइंडसेट उसका क्लियर होना चाहिए। उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। अगर वो खाली डिफेंस सर्विसेज में फॉर द चार्म ऑफ यूनिफॉर्म आए, तड़क भड़क के लिए आए और ये सोचे कि मैं अफसर बन गया, अब मैं काली वाली ऋतिक रोशन वाली जो है वो गॉगल लगा के हैं और मैं जीप के अंदर एक तरफ एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के और एक हाथ में अपना राइफल बाहर निकाल के और गाना गाते जाऊंगा, कौन सा है वो, संदेश आते हैं, और ऐसा बुम 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 कर, तो भैया मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बहुत गलती कर रहे हो, मत आओ। दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ। मत कीजिए। आप खुद भी मरेंगे और आप मेरे जवानों को मारेंगे। और मैं ये बात कह रहा हूँ, आप मेरे जवानों को मारेंगे क्योंकि मैंने इनके साथ में ट्रेनिंग की है, मैंने इनके साथ में लाइफ जी है, और मैं आज भी इनके लिए, मेरे दिल में इतनी जगह है कि मेरा एक जवान मरता है तो उस रात को हम आपस में जब घर में बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं कि यार देखो, अब मैं उनके साथ जानता नहीं हूँ कौन है क्या है, बट मेरा उनके साथ में रिश्ता है, तो आप मेरा जवान मारेंगे, प्लीज़ मत कीजिए। सबसे पहले जो ओरिएंटेशन है उसको ठीक कर लीजिए। सर्विस फर्स्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और वो इसलिए होना चाहिए कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी पर्सनल कन्वीनियंस से बहुत ऊपर है। तो पहले तो अगर आप अपनी पर्सनल कन्वीनियंस, जो अब इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, पर्सनल मतलब जो आपके आराम के तौर तरीके हैं, इनको साइड पे करके छोड़ सकते हो, तब तो सोचो। अगर आप ये सोचो कि भाई मेरे को पर्सनल कन्वीनियंस पहले चाहिए और आर्मी इसलिए ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरे फैमिली का ख्याल रखेंगे और खाली मेरा वो हम सब करेंगे, लेकिन खाली उस वजह से अगर आप ये ज्वाइन करो कि ये एक जॉब है और हमें एक जॉब को ज्वाइन करना है, तो मत करो, ये नहीं है। आप आर्मी में आते हो लीड करने के लिए, लीडर बनने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपका ज़रूरी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बच्चा अपने लिए बेसिक डिसीजन नहीं ले पाता, बाप ने बोला इंजीनियर बन जा, जेई का एग्जाम दे दिया, कैपेबिलिटी नहीं है, जेई का एग्जाम दे दिया, 1 साल नहीं दिया, बाप ने बोला नहीं लगा रहे, 1 साल ब्रेक ले लिया, फिर लगा रहा, मन अंदर से नहीं है, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर पाया, अब बाप फिर जान के पीछे पड़ गया, अब ये कर। जब आप अपनी लाइफ के बेसिक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप इतने बड़े डिसीजन लाइफ में, और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, 20.5 साल 21 साल में जब एनडीए से बच्चा मेरे पास में अफसर बन के आता है ना, लेफ्टिनेंट, वो सीधा फ्रंट पे जाता है। तो मेरे लिए वो 20-21 साल का लड़का जो है वो डिसीजन ले रहा है जिंदगी मौत के, और यहां पे आप अपने डे टू डे लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आप वो बेसिक लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप इतने बड़े डिसीजन आर्मी में क्या लोगे।
तो बेसिकली जो ओरिएंटेशन मैं आपको बता रहा था कि सर्विस फर्स्ट ओरिएंटेशन, डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है, किसी को भी अगर आर्मी में ज्वाइन करना है या डिफेंस सर्विस में कहीं भी ज्वाइन करना है, एम्बिग्यूटी का मतलब है जब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तब किस तरह से काम करना है, ये आना चाहिए आपको। लाइफ में हर बार हर चीज़ का डेटा नहीं मिलेगा, ये आपको कॉर्पोरेट में मिल सकता है, लेकिन आर्मी में हर चीज़ का आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको एम्बिगुअस चीज़ें होंगी। अब दुश्मन किस तरह से आपके सामने आएगा वो दुश्मन ही जानता है, मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ तो इंट्यूशन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं? जी, इंट्यूशन अच्छी होनी हाँ, चाहिए। ऑब्वियसली इंट्यूशन कम्स विद ट्रेनिंग। खाली इंट्यूशन अगर है तो फिर तो बेवकूफ़ी है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो इंट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो ट्रेनिंग के साथ इंट्यूशन आती है, राइट? तो एम्बिग्यूटी में कैसे काम करना है वो आना चाहिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमिलिटी और किसी से भी सीखने की चाहत, जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बेस्ट टीचर वो है जो ज़मीन पे खड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला, वो जवान जो ज़मीन पे खड़ा है, दिन रात खड़ा है, सामने दुश्मन की एक्टिविटी को देखता है, उसकी गाड़ियां देखता है, कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं, इंटेलिजेंस वहाँ से गैदर करता है। मुझे उससे सीखना है। मैं अपने घर में बैठ के ये सब चीज़ें नहीं सीख सकता। तो मुझे किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए कि मेरे को किसी जवान से सीखना है, कि मुझे किसी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीखना है। तो अगर ये चीज़ें हैं तब तो आप सोचिए डिफेंस सर्विसेज में आने की। अगर ईगो है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हैं, डिसीजन ले नहीं सकते अपने बारे में, और सिर्फ तड़क भड़क के लिए अगर आपको आर्मी में आना है, तो भाई हो सकता है आप बाहर कुछ और काम करें। अभी इसके लिए बेसिकली क्या है कि अगर आप एज एन ऑफिसर आना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की किसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको CDS, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। साल में अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। NDA के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, CDS में OTA के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं। इस तरह से IMA के लिए जो आपकी परमानेंट कमीशन है उसके एग्ज़ाम 2 बार होते हैं। अभी उसके लिए अलग अलग है। जैसे आपने NDA में जाना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का एक एग्ज़ाम होता है, एक जनरल स्टडीज़ का होता है, इंग्लिश का होता है, इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। इसी तरह से CDS का भी एक जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है, एक अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम होता है। बहुत सिंपल होते हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये होने के बाद में आप अगर पास हो जाते हो उन एग्ज़ाम्स में तो आप आते हो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB में। वहाँ पे आपका 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसीजर है, 5 डेज। तो 5 दिन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पहले दिन, अब जैसे मेरे पास में 100 कैंडिडेट आ गए हैं, अब 100 के 100 का SSB ट्रेनिंग नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता। उसमें पहले हम उनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। स्क्रीनिंग में जो पास हो गया 30, 40, 50 कैंडिडेट, उनको हम SSB के जो उसमें सिलेक्शन में डालते हैं। उसमें बेसिकली 3 आपके सीनियर लोग होते हैं जो आपको असेस करते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करता है। दूसरा एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं GTO, वो आपको टेस्ट करता है। वो आपके साथ में ग्राउंड में 2 दिन रहता है और ग्राउंड में प्रॉब्लम देता है, असली प्रॉब्लम ज़मीन के ऊपर, कि अब आप ये कीजिए। आपसे वो काम करवाता है और आपके साथ में वो देखता है, वो कई चीज़ें देखता है। फिर तीसरा होता है जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, जो IO होता है। वो आपके सामने, जैसे आप और मैं बैठे हैं साक्षात्कार वाले, तो इस तरह से 1 घंटे का 45 मिनट का उसके साथ में इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के अंदर से कई चीज़ें निकल के आती हैं। ये सब चीज़ें आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, 15 OLQ होती हैं, हम उनको असेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं असेस, हमें दिए हुई हैं, हमने 15 OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी हमने बनाई है कि ये 15 क्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए, और तीनों असेसर जो हैं वो इस तरह से असेस करते हैं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि वो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है या नहीं होता। सिलेक्शन के बाद में उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में पास हो गया तो फिर उसके बाद में उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद में फिर वो जाता है एकेडमी में, IMA में या NDA में। तो वहाँ पे फिर उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। अब बेसिक ट्रेनिंग NDA में होती है 3 साल की और IMA में होती है 1 साल की, अगर आप NDA से आ रहे हो। और अगर आप NDA से नहीं आ रहे हो, डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद में IMA से जा रहे हो, तो फिर 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी वहाँ पे। अब इसके अलावा एक और तरीका है, आप CDS के थ्रू नहीं आते या आप UPSC के थ्रू नहीं आते तो आप एक टेक्निकल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मतलब आपने BE BTech करा होना चाहिए।
तो फिर आप टेक्निकल एंट्री के लिए डायरेक्टली आ सकते हो, एसएसबी में आपको अलग से बुलाया जाएगा। लेकिन एसएसबी हर आदमी का जो ऑफिसर बनना चाहता है उसके लिए असेंशियल है। रिटन एग्जाम है या नहीं है वो अलग है, लेकिन एसएसबी आपके लिए असेंशियल है। बिना एसएसबी के आप आर्मी में नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर कोई जवान की लेवल पे आना, मैंने आपको बोला भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उनका प्रोसीजर। तो सर इसमें जितने लोग आते हैं, जितने लोग तैयारी करने के लिए उसमें घुसते हैं, उसमें से कितने परसेंटेज लोग एक्चुअली भर्ती होते हैं उसके अंदर? इसका कोई डेटा है हमारे पास? आपको हैरानी होगी, क्योंकि टफ बहुत लग रहा है सुनने में, तो क्या है exactly? आपको हैरानी होगी। देखिए एसएसबी में एक क्या नाम बैच में सिलेक्शन रेट 4 से 5% होता है सिर्फ। तो बाकी लोगों का क्या होता है, वापस रीट्राई करते हैं वो, या फिर उम्मीद छोड़ देते हैं? 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट भी करते हैं लोग, डिपेंडिंग उनकी एज के हिसाब से। एज लिमिट होगा? एज के हिसाब से, एज के हिसाब से हर एंट्री की अपनी एज है। देखिए ना, जैसे अब एनडीए है, तो एनडीए के लिए जाने के लिए एक एज लिमिट है, वो मेरे ख्याल 18 या 18.5 साल कुछ एज लिमिट है, उसके बाद नहीं जा सकते। इस तरीके से आईएमए है, डायरेक्ट एंट्री, जो आप रेगुलर बोलते हैं, मेरे ख्याल वो 22 या 23 साल है। आपको वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, सीडीएस की वेबसाइट पर सब मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल एंट्री है तो आई थिंक 25 या 25.5 या 26 कुछ एज होगी। इस तरह से अगर आपने एनसीसी कर रखी है, एनसीसी सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो एसएसबी के लिए, और उसके लिए आपकी एज लिमिट अलग है। तो हर एक एज लिमिट हर एक एंट्री से अलग अलग है, और ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे सब मिल जाएगा। विनीत साहब, आपने कहा कि आपको एक डेटा दिया जाता है जिसके हिसाब से आप एसएसबी के लिए कैंडिडेट्स ढूंढते हो, या आप उनको चर्न करते हो या सेलेक्ट करते हो। तो कई लोग तो सोचते होंगे वो डेटा तो अब तक इंटरनेट है, अभी जेनजीज है, तो रट्टा मार के आते होंगे। आपके सामने तो सब अच्छा ही बोल देंगे, मतलब नहीं देश के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा। यही मार खा गया हिंदुस्तान। यही आप मार खा गए सर, यही आप भी मार खा गए, और यही जो हैं वो कैंडिडेट होते हैं ना, वो भी मार खा जाते हैं। आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास कोचिंग अकेडमियाँ हैं, आज आपके पास बहुत कुछ है, तो आप सोचते हैं कि जो जवाब है वो वैसे का वैसा जवाब दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा है नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे आपके जवाब असेस नहीं कर रहे, हम आपकी पर्सनालिटी असेस कर रहे हैं सर। हम ये देख रहे हैं कि आप में वो 15 OLQ हैं कि नहीं हैं, इसीलिए वो 3 असेसर बैठते हैं। एक ये होता है बेसिकली आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, वो आपसे बातचीत करके जानता है। साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग में घुस के जानते हैं, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब सर आपकी जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। यूट्यूब में जो आपने सवालों के जवाब हैं वो आपने वहां से चेप दिए, साइकोलॉजिस्ट को यह पता लग जाएगा कि ये आपकी पर्सनालिटी के साथ जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां भी 4 तरीके के अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब वो 4 टेस्ट में एक जगह आपने कुछ लिखा, एक जगह पर्सनालिटी दूसरी दिखाई, एक जगह पर्सनालिटी दूसरी दिखाई, 3 तरह की आपने पर्सनालिटी वहां दिखा रहे हो, तो वहां कंफ्लिक्ट हो गया, आप पास हो गए नहीं। तो एसएसबी इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज असेसिंग योर पर्सनालिटी, इट इज नॉट लाइक आईएएस जहां आप सवालों के जवाब रट के पहुंच जाओ और आप पास हो जाओगे। आपको हैरानी होगी, देयर इज नो राइट आंसर, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। हमारे लिए पास होना है तो आपको खुद यू हैव टू योरसेल्फ, राइट? मैं जब एसएसबी के जो कैंडिडेट आते हैं मेरे पास में मदद लेने के लिए, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं उनको यही कहता हूं कि बॉस, मुझसे ये मत पूछो कि ये सवाल है तो इसका क्या जवाब होगा। मुझसे ये पूछो कि सर मेरे अंदर क्या कमी है, उन क्वालिटीज में 15 OLQs में क्या कमी है, और मैं उन कमियों को कैसे ठीक कर सकता हूं। मेरे से ये सवाल पूछो, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर आर्मी में आना है तो उसके लिए कैसी लाइफ आपको जीनी चाहिए। आई विल टॉक टू यू अबाउट योर पर्सनैलिटी। मैं आपकी जिंदगी के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे सवाल जवाब के बारे में बात नहीं करूंगा। मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई सवाल का जवाब ठीक या गलत तो है ही नहीं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि बेस्ट के बेस्ट लोग ही हमारे पास आएंगे।
मुझे बहुत एवरेज सोच के लोग चाहिए होते हैं, बहुत एवरेज मतलब जो मौके पे सोच सके, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके, जिनका हार्ट ठीक जगह पर हो, जिनके वैल्यू सिस्टम ठीक हो। तो मैं कोई धुरंधर जो है ना आपका जो पिक्चर वाला, मैं मतलब ज्यादा उसको ओवर नहीं स्मार्ट choose हो रहा है करता। तो भी आप उसको नहीं चूज करते हो ना? धुरंधर नहीं ढूंढना। नहीं, ओवर स्मार्ट होता है ना, कोई बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, अरे मैं देता है ना आंसर, ऐसा तो सर वैसा वाला मैं नहीं। तो बहुत कैंडिडेट जो होता है वो बेस्ट कैंडिडेट इज एन एवरेज कैंडिडेट, क्योंकि उसके बाद में उसकी जो You don't want उसके बाद जो उसकी Einsteins. ट्रेनिंग होती है ना, उसके बाद वो फिर बेस्ट बन जाता है, अपने आप बन जाता है। बराबर तो है, मैं ठीक है। किसी को ऐसा नहीं ढूंढता कि जी मतलब को टॉप ऑफ द क्लास में, मतलब हमेशा आपको हैरानी होगी टॉपर के टॉपर रिजेक्ट हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज के टॉपर रिजेक्ट हो जाते हैं। 60% वाला आदमी, 55% वाला आदमी जो होता है वो पास हो जाता है। तो आप मेरे को बोलेंगे ये ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि हर जगह हमें आपको तो यही सिखाया गया ना कि 95% वाला जो होता है उसको पहले काम मिलेगा, 60% वाला वो तो जाके आपका। तो सर ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है एसएसबी का। हम पर्सनालिटी चेक करते हैं और इसीलिए सिलेक्शन जो है आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का टोटली डिफरेंट है। कोई भी सिलेक्शन सिस्टम, इतना डीप सिलेक्शन सिस्टम इंडिया में नहीं है। इवन आईएएस का सिस्टम भी इतना डीप नहीं है। तो आखिर में विनीत कर्नल जी, आपसे बात करके तो बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था कि और कंटिन्यू करें, और ज़रूर जब आप मुंबई आएंगे तो मिलते हैं और वो जो बाकी आपके जो 15 सिस्टम्स हैं उनको भी और डिटेल में समझते हैं, और भी आपके किताब के बारे में भी समझते हैं। आपने एग्जैक्टली आर्मी टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में क्या लिखा है किताब में, उसका भी डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे नीचे। लेकिन बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सच्ची में। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो एंड में टिप दी है वो तो हर एसएसबी जिसे पास करना है उसने तो देखना ही चाहिए पूरा पॉडकास्ट, ताकि वो जाने कि कैसे डिफेंस सर्विसेज को वो क्लियर कर सके। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।